आज से पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा आपको कुछ बेसिक बात बता दें। आप लोग पढ़ने के मूड में आए हैं। ये तो ये भी पढ़ाई का ही बहुत बड़ा पार्ट है जो कभी उसके बाद हम क्लास में नहीं बताते, क्योंकि जब भी क्लास में आते हैं बहुत सारे आपकी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे किसी विषय का चयन करना चाहिए, क्या विषय पढ़ना चाहिए, क्यों कोई विषय स्कोरिंग है, मीडियम का फर्क क्या होता है। इन सब बातों पर कुछ बता दें या सीधे क्लास से शुरू करें। कुछ बताया या सीधे? अच्छा, कई बार लोग यही पूछते हैं कि फ्रेश बैच क्या होता है। तो हर बैच ही फ्रेश से बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अब चूंकि इस बार तो हम फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट को फ्रेश मानते हैं तो फ्रेश बैच, बाकी आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है क्या फ्रेश है क्या फ्रेश नहीं है। आपने सिलेबस देखा है कभी भी? सिलेबस देखा है तो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में सिलेबस की शुरुआत होती है राजनीतिक सिद्धांत, उसके उपागम, बड़े सारे विचार हैं, संकल्पनाएं हैं। लेकिन उस पर आने से पहले कुछ बेसिक बात आपको बता दें जो केवल हम एक बार बताते हैं आपको पूरे क्लास में। दोबारा ये बात मैं नहीं बताऊंगा। कई बार लोग पर्सनली जब ये बात पूछते हैं तो एक एक लोगों को बताने में बड़ी कठिनाई होती है, और कई बार तो जो लोग विषय का चयन करे होते हैं वो भी इस भ्रम में बने रहते हैं। तो दो तीन बातें आपको याद दिला दें कि आखिर में हमारी परीक्षा का उद्देश्य क्या है और परीक्षा के द्वारा हमें क्या, यानी कोई भी एग्जामिनर है तो हमें क्या देखना चाहता है और इस पूरी परीक्षा का पर्पस क्या है, लिहाजा क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब उसी के हिसाब से निर्धारित होता है। अब जरा सोच के मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि आपको आईएएस बनना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि हम आपको ही आईएएस क्यों बना दिया, आप में ऐसा क्या खास बात है? अब बताइए, अपने आप को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? वाई ओनली यू? तो एक बात आपको याद दिला दें, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज और वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑफ द प्रोफेसर। एकेडमिक्स का हमारा एग्जाम नहीं है। और एक बात आपको याद दिला दें, जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसकी मूल क्वालिटी आप समझ लीजिए, उसकी डिमांड क्या है, उसमें आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। तो आपको याद दिला दें कि व्हाट मस्ट बी अ ट्रेट्स ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। जो भी एक आईएएस ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करना चाहता है उसमें क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, और सच पूछिए ये किसी भी तार्किक व्यक्ति में ये गुण होने ही चाहिए। जैसे कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर किसी अब ऑफिसर की बात करेंगे, पहला उसमें जो गुण होनी चाहिए, कैपेसिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता हो कि मैं बहुत जानता हूं, कई बार तो बच्चे मुझसे ऐसे पढ़ते हैं कि सर मैंने मास्टर्स कर रखा है, अपने से कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ भी अपने से कर सकते हो, लेकिन मास्टर इज नॉट सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में, कई लोग कहते हैं सर हमारा नेट जेआरएफ है, हमने कहा नेट जेआरएफ बहुत अच्छी बात है, बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट। इसीलिए और कई एक तो स्टूडेंट मुझे उन्होंने चौंका दिया, सर मैंने बीए किया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बात आप याद रखिए, आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है दैट्स बेटर, लेकिन यू मस्ट हैव ए कैपेसिटी टू ऑलवेज लर्न। आप में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आपको एक एग्जाम्पल याद दिला दे, जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनको पूरे जीवन भर ट्रेंड किया जाता है।
हर 5 साल पे मसूरी भेजा जाएगा। इसका मतलब है सिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? क्यों? इसलिए आप याद रखिए, एक तार्किक व्यक्ति का लक्षण होता है कि यू मस्ट ओपन योर आईज एंड ईयर्स। आपके आंख खुले होने चाहिए, कान खुले होने चाहिए। कोई भी नया विचार उसको ग्रैब्स करने के लिए हमेशा, और कोई विचार जब आपके सामने आए तो एक बार उसको तार्किक रूप में जरूर एनालाइज करिए, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। दूसरी बात, यू मस्ट हैव ए रेशनलिटी, तार्किकता होनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति में, एक प्रशासक में, अगर आपको ये लगता हो कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए पॉलिटी पढ़ना पर्याप्त है, इकोनॉमी पढ़ना पर्याप्त है, हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता है, देन यू आर लिविंग इन ए काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन। आप एक भ्रम में जी रहे हैं जिससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? रेशनलिटी। शब्द बहुत छोटा सा है, मामला बड़ा गंभीर है। आप तार्किक हैं या तार्किक? आपका स्वभाव कैसा है? और आपको बता दें कि व्हाट मस्ट बी द क्राइटेरिया फॉर रेशनलिटी, तार्किकता, अतार्किकता क्राइटेरिया क्या है? तार्किकता सीधी सी बात यह है, कोई बात कोई कह दे इसलिए हम उसे स्वीकार कर लें, तो दैट इज इरेशनल अप्रोच। खुद उसे वेरीफाई करिए। साइंस किसमें विश्वास करता है? वेरिफिकेशन। अब मान लीजिए कि मैंने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने 3 टांग की गाय देखी, क्या आप मान लेंगे कि 3 टांग की गाय है? एक बार खुद देखेंगे, तब बताइए कोई बात ज्यादा लोग कहें इसलिए सच हो जाएगी, या कोई बात हमारे पिताजी कहें इसलिए सच हो जाएगी, कि कोई बात धार्मिक ग्रंथों में लिखी है इसलिए सच हो जाएगी? जो व्यवहार को परीक्षण करे, जो आंखों से देखी जा सके, जो हाथों से छुआ जा सके, हम सच किसको मानेंगे? जिसके पीछे हमारे पास प्रमाण हो। किसी चीज को तार्किक मानने का क्या मतलब है? और कई बार प्रमाण पे आदमी काम करता है, भीड़ पे। अब आप याद रखिए, एक तार्किक व्यक्ति का लक्षण होता है कि आप कई बार आप सामान्यतः से बोल भी देते हैं, नहीं मैं कुछ दूसरे से अलग रख के दिखना चाहता हूं, मैं दूसरे से थोड़ा हट के रहना चाहता हूं। ये हट के रहने का मतलब क्या है? अब आप दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, हट के दिखना चाहते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप रेशनलिटी की बात कर रहे हैं। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि हमें कुछ विशिष्ट है, दूसरे में नहीं है? ये जीवन के हर सिद्धांत में लागू होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे, इसलिए आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप लीडर बनना चाहते हैं? आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं? आप याद रखिए, लीडर और मैनेजर की क्वालिटी मॉस फॉलोअर नहीं होना चाहिए। वो भीड़ के पीछे चले या उसके पीछे भीड़ चले, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। और अगर हम बहुमत के पीछे चलते हैं, जो ज्यादा लोगों ने कह दिया वो सच बात है। अच्छा, कोई किताब, अच्छा इस बार पॉलिटी वाली मेरी किताब आप लोगों ने देखी? पीटी का सवाल देखा? जो मैंने पढ़ाया था तरीका वो भी देखा? कहां सवाल आया है? क्या करें? प्रश्न आया कि नहीं आया है? लेकिन मुझे कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ये कहा कि सर पीटी के लिए आप किताब ठीक नहीं है। अब मुझे स्टूडेंट बताएगा। अब देखिए, क्यों आप कोई किताब क्यों पढ़ते हैं? ज्यादातर लोगों ने कह दिया है, इसलिए। तार्किकता का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन पेपर देखिए, पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भीड़ के पीछे चलना, आप याद रखिए, किसी फील्ड में आपको अच्छा नहीं ले जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है। अगर आप में टेंडेंसी एकदम भीड़ के पीछे चलनी है तो एक बार पहले अपने आप को रिफॉर्म करिए, अपने अंदर झांक के देखिए। अच्छा, आपकी कभी अपने से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? या केवल दुनिया को ही देखा है? कई बार आप देखें, हम दूसरे के बारे में खूब सोचते रहते हैं, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं आपको एक एक मिसकंसेप्शन हटा दूंगा। हमारा जीवन 99% मिसकंसेप्शन पे चलता है, पूरा जीवन। यहीं तक की बात नहीं है।
और इसी 1% में जो इस मिसकंसेप्शन से बाहर आ जाते हैं, उन्हीं का नाम होता है बड़े बड़े प्रबंधक, उन्हीं का नाम होता है अजीम प्रेम जी, जो मिथ्या धारणाओं को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। उन्हीं का नाम है विराट कोहली, उन्हीं का नाम है नरेंद्र मोदी, और उन्हीं का नाम है एक IAS ऑफिसर। तो आप क्या लगता है कि भीड़, मतलब आपको लगता है कि ना ना, अब हम, अब बताइए मैं किसी स्टूडेंट से कैसे आर्गुमेंट करूं? अगर मैं एक स्टूडेंट की बात, एक मेरे अपने स्टूडेंट की बात में सुन के दंग रह गया। जब पीटी के बाद एग्जाम हुआ तो मैंने कहा सवाल किताब तो पढ़ी? मैंने कहा हाँ सर, लेकिन सर मैं किताब पहले से पढ़ता आ रहा था, इसलिए मैंने वही पढ़ी। ये बताइए अगर पहले से आप गंभीर गलती करते आ रहे हैं तो वही गलती बार बार करेंगे? इसलिए ये कोई आधार नहीं होता कि हम इतने साल से, अच्छा कई लोग क्या कहते हैं 4 साल से प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है या सही प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो जब नए नए बच्चे कहीं सेंटर में आते हैं तो इसी बात को देख के डर जाते हैं कि यार हमारे बगल में 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, जब इसका 4 साल से नहीं हुआ तो हमारा कितने साल में होगा, वो इसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अतार्किक चिंतन है, तार्किक अतार्किक। पहले अपने आप को सुधारिए, पूरी दुनिया जीत लेंगे, और भेड़ की तरह चलेंगे, किसी पार नहीं उतरेंगे। हमारी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए? भेड़ की स्वभाव क्या है? एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़। किसी बात में तर्क नहीं, न सिलेबस देखा, न क्वेश्चन पेपर देखा। और यकीन मानिए बेसिक डिफरेंस कहां पर रिजल्ट आता है, मैं अभी मीडियम की बात भी कर दूंगा आपको, कहां कहां कैसे लोग मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और सही बात है, एक स्टूडेंट दूसरे से वही बात बता देता है। और एक बात याद रखिए, मुसोलिनी ने कहा था, हिटलर ने कहा था, हमेशा पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे भी, कई बार प्रोपेगेंडा होता है, एक बात 1000 बार कह दी जाए और वो बात गलत ही क्यों ना हो, क्या हो जाती है सच। प्रोपेगेंडा ऐसा चलता है। और जो प्रोपेगेंडा से निकल गया वो लीडर, जो प्रोपेगेंडा में फंस गया वो फॉलोअर। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सीखने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसका अप्रोच बड़ा ही सेंसिटिव होना चाहिए, भावनात्मक नहीं। इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। इमोशनल होने का मतलब है कोई रास्ते आपको मिल गया, उसने कहा कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल में है और आप मुझे 100 रुपए नहीं देंगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, आपने निकाल कर 100 रुपए दे दिया, यूर इमोशनल, अब 100 बार ठगे जाएंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया, उसने कहा अरे भाई मुझे बहुत जरूरत है, पैसा दे दीजिए, और कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, पता चला जाए कुछ पी पा गया। सेंसिटिव होना अलग बात है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि समाज के मुद्दों के प्रति, सरोकारों के प्रति यू मस्ट हैव वेरी सेंसिटिव अप्रोच, कि नहीं जो समाज के वंचित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उन्हें कुछ करना है, ये अप्रोच होना चाहिए, भावनात्मक नहीं। कोई रोना गाना शुरू कर दे, आपका दिल पिघल जाए, नेबर नेबर। कई बार तो पुलिस ऑफिसर सामने ऐसा मामला आता है, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया वही आके पुलिस ऑफिसर सामने रो रहा है, सर मैं पिट गया, और पुलिस ऑफिसर भावनात्मक हो जाए तो क्या होगा? सेंसिटिव होना है महिलाओं के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, जीवन में भावनात्मक नहीं होना है। कोई आके रोना धोना शुरू कर दे, आंसू बहाने लगे, ड्रामे करने लगे, आप बदल जाएं, इसका मतलब है कुछ आपको पहले सीखने की आवश्यकता है। अपने आप को देखिए, मैं ही जानता आप में क्या क्वालिटी है क्या क्वालिटी नहीं है, आपको जज करना है, मैं आपको ऐसे समझ सकता हूं। चौथा, और अब मैं, अगर ये क्वालिटी आप में है तो, अगर नहीं है तो सीखिए, आप दुनिया के महान आदमी बन जाएंगे। ये बात मेरी आज नहीं, 10 साल बाद याद रखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, ये चीजें सही रहेंगे, सब जीवन का तरीका ठीक आ जाएगा। यही चीजें सही नहीं है तो फिर अब बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच बात तो मुझे बोलना पड़ेगा दोस्त, तो लेकिन गंभीर होने से कोई काम थोड़ी चलेगा, सच बात यही है। अगला अप्रोच कैसा होना चाहिए? टीम लीडर होना चाहिए। किसी बात में टीम को लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए, इन्हें अकेला थलग नहीं। कई लोग क्या कहते हैं, मैं किसी से बात नहीं करता, बोलो मतलब बहुत अच्छा अप्रोच आप बता रहे हो।
मैं किसी से बात नहीं करती, ये आपकी खामी है, अपने आप को देखिए। कुछ लोग, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुरंत करेक्शन करो अपने आप को। कैसे आदमी है यार, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अच्छा बताइए, प्रशासन में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे तो अकेले कंपनी चलाएंगे, लोगों को साथ लेके चलाएंगे? अच्छा कैप्टन होना, अच्छा खिलाड़ी होना, दोनों बातों में फर्क होता है। तो क्या होना चाहिए? कैप्टन। लोगों को, आपके सामने कोई आदमी में जाए तो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। ये नहीं जाके बैठ गए, मैं कुछ बोला, मैं कुछ कहा। तीसरा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन लाइफ इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटी। ऑनेस्टी, और इंटीग्रिटी, ये व्यक्ति में होना चाहिए। और ऑनेस्टी का मतलब है, पेपर खराब हुआ, मानिए खराब हुआ, ये मानिए पढ़ने में खामी आ गई नहीं, उसी दिन पहले मेरे फूफा की मौत हो गई थी और मेरे पास फोन आया, मेरी बहुत पढ़ाई थी लेकिन मैं विचलित हो गया। फेल होना गलत बात नहीं है, फेल का गलत कारण ढूंढना गलत बात है। अपने आप से ईमानदार होइए। अब यह नहीं कि घर वाले रोज करे, बेटे कितना पढ़ रहे हो? कहा बापू बहुत पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? दूसरे से नहीं, पहले तो अपने आप से ईमानदार होइए। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पहले अपने से ऑनेस्टी करिए, हमारा पर्पज क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हम दूसरे को मिसलीड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने को मिसलीड कर रहे हैं। और अगर आपने ईमानदारी से, आप देखेंगे जो लोग फेल हुए जीवन में टॉपर्स बन गए, बशर्ते असफलता के सही कारण पड़ताल किए तो, कि कारण क्या है, हम उसको कैसे करेक्ट करें, क्या माध्यम है, क्या क्या चीज विकल्प अपनाए, तो दैट इज अ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी। अब आप देख लीजिए कि ये चीजें अगर किसी भी अच्छे व्यक्ति में आप तलाशेंगे, अगर ये चीजें अच्छी हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। और लास्ट में ऑप्टिमिस्ट अप्रोच, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आशावादी। ऑप्टिमिज्म एंड होप इज द की ऑफ लाइफ। कभी भी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। खतरे से खतरे, किसी भी खतरनाक कंडीशन को आप अवसर मान के चलिए, कभी सोच नकारात्मक नहीं। अब प्रीलिम्स अगर लटक गया, खराब हो गया, ओ ये मेरी दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, ना ना ना, बहुत बेकार दुनिया है। अप्रोच ही खराब है, यूपीएससी में लेना ही नहीं चाहता, हमारी किस्मत ही फूट गई है। लो, किस्मत फूट गई। 20 साल के जवान हो, किस्मत अभी से तय कर लिया। इसे आप याद रखिए, इन चीजों को आप ध्यान से रखिए अगर आप अच्छे सफल व्यक्ति होना चाहते हैं तो। और आपने कितनी मूवी में देखा होगा, कितने नॉवेल में पढ़ा होगा, एक बार लेकिन होता क्या है, एक बार हम इस कान से पढ़ते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसके बारे आप इंटरनलाइज करिएगा। पहला सवाल ये है। अब देखिए, इस क्राइटेरिया पर हम बहुत सारी चीजों को कसते हैं। पहला, अगर किसी तार्किक व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए तो पहला फिर ये होता है कि हम किसी विषय का चुनाव किस आधार पर करें। यही तो मामला होता है कि मान लीजिए कोई हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना है, किसी विषय का चुनाव करना है, तो किस आधार पर हम किसी विषय का चुनाव कर सकते हैं? उसमें फिर एक ही क्राइटेरिया चलता है, तार्किकता, बाकी कोई आधार नहीं होता। और तार्किकता का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल अप्रोच। अच्छा, प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब होता है फायदा कहां होगा, घाटा कहां होगा, फायदा कहां होगा, घाटा कहां होगा। और आप देखेंगे हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। आपको हिंदी में ट्रेंड बता दें, इंग्लिश मीडियम में ट्रेंड बता दें, सब्जेक्ट का कलेक्शन क्या है, कैसे लोग चयन कर रहे हैं, मार्क्स का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। तो आप देखेंगे किसी विषय का पहला चयन का आधार हो सकता है इंटरेस्ट। या किसी विषय में हमारा अगर रुचि है, अच्छा कई लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, कुछ लोग बड़े घुमक्कड़ हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का अप्रोच ही बड़ा फिलोसॉफिकल किस्म का होता है, उनके अप्रोच अलग होते हैं। तो पहले आप अपने इंटरेस्ट को देख लीजिए। अगर इंटरेस्ट अगर आपका किसी विषय में स्वाभाविक तौर पर हो, जैसे कुछ लोगों का, मतलब हर विषय आपके लिए अवेलेबल है। आपको हम बता दें, पहला मिसकंसेप्शन यह है कि अमुक विषय लेने से फायदा होता है, अमुक विषय लेने से घाटा होता है। इसमें फायदा और घाटा कोचिंग को जरूर होता है, स्टूडेंट को नहीं।
लेकिन ये बात मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, ये भी मैं जानता हूं, मेरे बोलने कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि भाई जो ज्यादा बार बोली जाती है, जो ज्यादा जहां तक सुनी जाएगी, उसी बात का महत्व है। लेकिन सही बात बोलना मेरा भी कर्तव्य है, आप उसे माने न माने, कहीं 10 साल बाद कभी सोचेंगे, हो सकता है आपको मेरी बात याद आए। ये बात मैं रिपीट कर देता हूं, माने न माने वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विषय है। अब देखिए, इसी विषय का चयन क्यों करना चाहिए? एक तो इंटरेस्ट हो सकता है आपका, पहला। दूसरा हो सकता है एक प्रोफेशनल अप्रोच है, हमें ज्यादा ज्यादा एडवांटेज होगा। इंटरेस्ट छोड़िए, हमें 6 महीने का समय है, हमें ज्यादा ज्यादा सफलता चाहिए। एडवांटेज का मतलब है कि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल हो, मार्क्स फेचिंग हो, हम उसमें सक्सेस रेट किस तरीके की हो सकती है, इंटरेस्ट को हम दबा भी देंगे, ये भी हो सकता है। तीसरा फैक्टर एक बहुत बड़ा होता है, गाइडेंस। और किस आधार पर विषय का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहां पे आप बिल्कुल भी असफल होंगे। आप एक नहीं, दो नहीं, मैं अभी कुछ आंकड़े आपको बता दूंगा किस किस तरीके से लोग गलतियां कर जाते हैं। विषय का चयन क्यों नहीं करना चाहिए? पहला, ज्यादातर लोगों ने किया है, मास फॉलोइंग है, नहीं। लीडर बनना है या पीछे चलना है, हमेशा आप याद रखिए। अच्छा, ये बात मैंने पहले से भी करता रहा था कि आपको पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा है, मैं बार बार कहता था कि आर्टिकल में, जैसे मेरा जो प्रोज था पढ़ाने का, आपको लगा अप्लाइड पार्ट पे जाइए, अप्लाइड पार्ट पे जाइए, आर्टिकल में, सब क्लॉज में, यहाँ पे भागने का आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बात एग्जाम वैसे है कि नहीं है? भाई जितना 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 हमने कोशिश की कि फंडामेंटल्स का ये आर्टिकल, सब आर्टिकल, उतने में पर्यावरण के बारे में, दो चार चीजों के बारे में अगर समकालीन विषय जान लिया होता तो उसमें मार्क्स मिल जाता। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम क्या करते हैं, जो ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़े। अगर आपका एक अप्रोच एक जगह है तो वही अप्रोच हर जगह फॉलो होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, नहीं। एक बात आपको याद दिला दे, अच्छा इस बार अचानक एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा मार्क्स आ गए कि नहीं? तो जो लोग सफल हुए मॉस फ्लोर थे क्या? नहीं, मॉस फ्लोर बिल्कुल नहीं थे। तो अच्छा, इस बार टॉपर का ऑप्शन क्या है? मैथ्स। अब किसी कोचिंग में आप जाके देखें, मैं मैथ रखना चाहता हूं, क्या कहेगा वो? क्या कहेगा आपसे? आप किसी कोचिंग में जाके बताइए भाई मैंने मैथमेटिक्स एमएससी की है, मैं मैथ रखना चाहता हूं, क्या कहेगा? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो, और पता नहीं क्या क्या नकारात्मक बात और कह देगा, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन बात सीधी सी है, पिछले बार के टॉपर के ऑप्शन क्या थे? क्या पिछले बार के टॉपर का ऑप्शन क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। इसके पहले? आप देखिए, टॉपर के सब्जेक्ट एक ही नहीं है, इसका मतलब है मार्क्स हर विषय में आता है, एक विषय में आता है। टॉपर कैसा है? बस मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति सफल होने वाला, उसकी बेसिक ट्रेड्स आप देखिए, बेसिक ट्रेड्स उसका एक ही जैसा होता है। कुछ मामलों में बहुत फर्म डिटर्मिनेशन आपके होने चाहिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ, मुझे जो तार्किक रूप में ठीक लग रही है, मेरे इंटरेस्ट पे है, एडवांटेज मुझे दिखता है, गाइडेंस मुझे अच्छा है, बाकी मुझे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ कहे मतलब ही नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट, एडवांटेज। एडवांटेज का सीधा सा मतलब है उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि आपका मतलब उसमें किस तरीके से स्कोरिंग पहले रहा है, जीएस में कितना फायदेमंद हो सकता है, इससे में कितना उसका फायदा हो सकता है, ये भी क्राइटेरिया चलता है। दूसरा है गाइडेंस, ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एक अच्छे टीचर के साथ हैं, किसी विषय के साथ आपका नैया पार लग सकती है। मतलब मेरा तो मानना ये है, अगर इसमें गाइडेंस, अगर आप किसी विषय में कक्षा, क्योंकि जो भी बीएससी करके आता है, बीटेक करके आता है या बीए करके आता है, उसका एक लेवल है। अगर वो टीचर की बात सही तरीके से मान रहा है और रेशनली फॉलो कर रहा है हूँ बहू, अब ये नहीं कि मैं कोई किताब पढ़ने को बता दो अपना ही दिमाग लगाया पड़ा हुआ है, तब मामला है। और मैं तो मानता हूं कि सच पूछिए टीचर का ब्लाइंड फॉलोअर होना चाहिए। ब्लाइंड इसलिए, टीचर ब्लाइंड नहीं है,
अगर आप ब्लाइंड फॉलोअर हैं, हमें कोई चीज लिख के दिखा रहे हैं, कोई चीज मैं बार बार आप कमेंट कर रहा हूं कि नहीं ऐसे लिखिए, तब आपको मार्क्स नहीं मिले तो आप जरूर मेरे पास आइए और आप कहिए कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए भैया। गाइडेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप अच्छे टीचर के साथ हैं और अच्छा गाइडेंस, किसी विषय में आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है, बैकग्राउंड का एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपने 3 साल कोई विषय पढ़ा है, 4 साल विषय पढ़ा है, तो उसमें करेक्शन करना ज्यादा आसान होता है बजाय कि नई चीजों को आगे ले जाना, यदि इसका कोई फर्म क्राइटेरिया नहीं है। इसमें भी लोग अलग अलग तरीके को मानते हैं। कुछ लोग इंटरेस्ट को प्राथमिकता रखते हैं, कुछ एडवांटेज की बात करते हैं। ये आप आधार देख लीजिए किस आधार पे, लेकिन किस आधार पे बिल्कुल ऑप्शनल चयन नहीं होना चाहिए। पहला, मॉस फॉलोइंग है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं। दूसरा, ये तथाकथित स्कोरिंग का भी आपको हम मिसकंसेप्ट आपको बता देंगे। ये तथाकथित स्कोरिंग है। यूपीएससी के हिसाब से कोई विषय ऐसा नहीं है जो स्कोरिंग है, कोई विषय ऐसा नहीं है जो स्कोरिंग नहीं है। और मैं 2-3 एग्जाम्पल तो आपको ही बता दिए। तीसरा किस हिसाब से, अभी स्कोरिंग का हमको मिथ बता देंगे कैसे लोग इसको प्रूव कर देते हैं अपने हिसाब से और कैसे इसके घाटे हैं। हम किसी विषय को चाहे तो हम 2 मिनट में स्कोरिंग सिद्ध कर देंगे आपको। दूसरी बात आप देखें किस आधार पे फॉलो नहीं करना चाहिए किसी विषय को। जैसे कि मास लोगों ने ज्यादा लोगों ने कहा, किसी ने कहा स्कोरिंग है इसलिए हमने फॉलो कर लिया, दूसरे के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणाम पैदा करती है। अच्छा, खाने पीने का आपका इंटरेस्ट एक ही जैसा है, अलग अलग है। पहनने का इंटरेस्ट एक जैसा है, अलग अलग है, अलग अलग हो जाता है। तीसरा आधार ये होता है कि मान लीजिए किसी विषय में आपको 1-2 बार अगर मेहनत आपने किया, किसी विषय में अगर आपको देखो सब्जेक्ट ऐसा है जहां आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जहां आपको मटेरियल नहीं है, जहां आपको ऐसा लगता है कि गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, तो कोई भी कहे उस विषय का चयन न करिए। और हमारे गाइडेंस का मतलब केवल कोचिंग ही नहीं होता। अगर आपके घर में कोई प्रशासनिक अधिकारी पहले सिलेक्टेड है तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको गाइड कर सकता है। कोई प्रोफेसर है, गाइड कर सकता है, या आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन पढ़ाई की है, वहां भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। कोचिंग इज वन फॉर्म ऑफ गाइडेंस, कोचिंग इज नॉट अ सोल फॉर्म ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस का मतलब यह मान लिया कि गाइडेंस मस्ट है, बिना गाइडेंस के जाना मतलब सर फोड़ने जैसा है। और आप देखेंगे चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोच हर जगह होता है कि नहीं होता है। और गाइडेंस का सबसे बड़ा रोल होता है कि आप गलतियां बताता जाता है, भाई यहाँ गलती आपको नहीं करना है, यहाँ आपको ठीक करना है। तो इस वजह से मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, अब कोई आपको ये बता दे कि कोई सब्जेक्ट में गाइडेंस ही नहीं है, मटेरियल नहीं है, आपकी रीच नहीं हो पा रही है, ऐसे सब्जेक्ट को 1000 लोग कहें आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जरा सब्जेक्ट रखना क्यों चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, हमने बता दिया। अब देखिए पूरी परीक्षा का आपका स्कीम क्या है और कैसे हमारी पढ़ाई की रणनीति होती है, और ऑप्शनल को लेकर हमारे क्या मिसकंसेप्शन होते हैं, मीडियम को लेकर क्या होते हैं। मैं आपको 2-3 पॉइंट आपको बता दूं फैक्ट के साथ। उसमें सारे मैं अपने स्टूडेंट के आंकड़े दूंगा जो मेरे पास हैं, और वो आप व्हाट्सएप नंबर आप जो ऑफिस का है उसमें आप ले लीजिए, वो मार्कशीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है पहले से हो, तो आप ऑफिस वाला व्हाट्सएप नंबर दीजिए, जितनी बात मैं कर रहा हूँ सारे आंकड़े आपके पास होंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई बता दूं और मैं फैब्रिकेटेड मार्कशीट बना दूं आपको, मैं बता दूं लेकिन वैसा है ही नहीं है। जब मैं बताऊंगा उसके आंकड़े आपके पास मैं दे दूंगा। अब आप देखिए पूरी एग्जाम की स्कीम कैसी होती है और कहां कहां लोग कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए हमारे एग्जाम का स्कीम क्या है। हमारे जो मेंस एग्जाम, चूंकि आपको याद दिला दें पहले प्रीलिम्स होता है, लेकिन पहले प्रिपरेशन किसका करना है, मेंस का। पहले आपको पढ़ाई मेंस की करनी है, भले ही पहले एग्जाम प्रीलिम्स का होता है, क्योंकि मेंस के ही मार्क्स से जोड़ते हैं, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का है। और 2-3 बातें आपको याद होगी क्लास के पहले, अगर जो लोग इस क्लास में होंगे। टेस्ट सीरीज जितना भी आपने किया, कितना सवाल आया, पीटी में जितना भी टेस्ट सीरीज आपने किया, कितने सवाल आए उससे, आया या नहीं आया।
बात सीधी देख लीजिए, बेसिक आप देखिए, अप्लाइड आप देखिए, अपने आप चीजें बन जाएंगी। और मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है, पढ़ाने वाला होता है, उसका अप्रोच एकदम अलग है पेपर सेटिंग का। टेस्ट सीरीज का अप्रोच एकदम अलग से हम भागता है। और वो लड़का टीचर का सर जरूर खपाएगा, क्योंकि बार बार लोग बच्चे पे, सर आप ये बता रहे हैं हमें ये सब आर्टिकल हमें पढ़ना है, ये सब। मैंने कहा मत पढ़ो यार, पेपर आप देख लीजिए। अब देखिए, पूरे पीटी आप बाद में पढ़िए, पहले मेंस आप पढ़िए। पहले तो खामी यह है कि हम पीटी पढ़ने लगते हैं, पहले हम स्कीम बता दें, फिर मीडियम और ऑप्शनल की बात फिर आंकड़े से आपको बता दें। पहला देखेंगे, पहला हमारा पेपर है एसए का। इसमें कितने मार्क्स हैं? 250। एसए के 250 मार्क्स हैं। और सच पूछिए, अगर एसए में आपको नंबर मिलता है, अगर आपकी रेशनलिटी अच्छी है, ये सारी क्वालिटी आप में अच्छी है, एसए आप अपने आप अच्छा लिख लेंगे। और खास तौर पर जब हम एसए में 250 मार्क्स रहते हैं, यहां तो केवल आपके विचार का, सोच का और कौशल का ही मार्क्स है। अगर आपको लगता है कि आप 2-4 दिन पढ़ के एसए में अच्छा मार्क्स ले लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। कोई गाइड आउट पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब तक आपके विचार क्षमता, किसी विषय पर आप कितने अच्छे सोचते हैं, कितना व्यापक सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपका आईएएस का अप्रोच कैसा होना चाहिए जो स्टूडेंट पढ़ता है? अगर मैं कहूं कि नई सरकार बनी, इससे आप क्या निकालेंगे? नई सरकार बनी तो क्या क्या आप इससे सोच सकते हैं? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप सोच के आप देखिएगा। आपका दृष्टिकोण तार्किक होने चाहिए। न्यू गवर्नमेंट बनी, इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होगा, और रोजगार का मामला कैसे आगे बढ़ेगा, मेक इन इंडिया किस दिशा में जाएगा, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा, सेकुलरिज्म का क्या होगा। इसका मतलब ये आपका एनालिटिकल और रेशनल अप्रोच है। ये नहीं कि नई सरकार बनी तो भारत माता की, इमोशनल अप्रोच, हर चीज को देखने का इमोशनल जरिया है। तो आपका हमेशा तरीका ऐसे में 250 मार्क्स है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मीडियम का फर्क आपको बता दूं। हमारे यहाँ इस बार देखिए, इन लोगों को हम जुलाई में बुला भी देंगे, जुलाई में सबकी पार्लियामेंट्री अटैचमेंट होगा 19 जून के बाद। तो हमने कहा भी था जो हमारे टॉपर्स हैं। अब जरा देखिए, और जितेंद्र की तो आपने यूट्यूब पे, अगर आप देखिए, जितेंद्र ने अपना यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया है। जितेंद्र यादव इस साल, पिछले बार आईपीएस थे, इस बार वो आईएएस बन गए। जितेंद्र यादव का इंग्लिश मीडियम से, ये एग्जाम्पल है इंग्लिश मीडियम का। जितेंद्र यादव का पोल साइंस में नंबर है 308, एसए में नंबर है 122। फर्क आप देखिए। वहीं पे शिव सिंह का है नंबर दूसरे, जो हिंदी मीडियम से हैं। शिव सिंह के मार्क्स हैं पोल साइंस में 302, एसए में है 132। अगर मीडियम से ही किसी को नंबर मिलता तो स्वाभाविक रूप में हर हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति को एसए में खराब नंबर मिलना चाहिए था। ये बात कभी आज तक आपको बताएगी या नहीं बताएगी? आप तो यही मान के मीडियम, क्या रोना है मीडियम सर बहुत। और कई बच्चे तो मुझे ऐसे दिखे, वो मीडियम सीख रहे इस समय। हमने कहा यार ये देखो, ये उम्र भाषा सीखने की नहीं है। अगर हिंदी अच्छी लिख सकते हो लिख लो, और यकीन मानो मीडियम से कुछ भी नहीं होता। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, कैसे सफलता होती है अभी मैं कहानी बता दूंगा, मीडियम से नहीं है। अब बताइए, अगर आप ये मान सकते हो कि 308 नंबर इनको मिला, तो ठीक है, मीडियम के आधार पर 6 नंबर इनको ज्यादा मिल गया, आप यही मानेंगे? ये मीडियम के आधार पर हो सकता है या विषय की जानकारी के आधार पर भी हो सकता है। मैं बैकग्राउंड बता दूं, जितेंद्र यादव हैं बीटेक, राजस्थान से, संयुक्त दोनों लोग राजस्थान से हैं। हमारे यहाँ जितने आईएएस आईपीएस है हरियाणा राजस्थान से ही है, ये एक संयोग की बात है। तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं दोस्तों? हिंदी मीडियम का रिजल्ट
क्यों खराब हो रहा है? यूपी खराब तो लोकसभा खराब, यूपी खराब तो यूपीएससी खराब, यूपी खराब तो हिंदी मीडियम के बेड़ा गर्क। मुझे किसी हिंदी माध्यम में इस साल के रिजल्ट में, अब ये जो आपको बहुत और संयोग की बात है, हिंदी माध्यम में आप ढूंढिए ऐसे कितने लोग हैं जिनको 300 प्लस नंबर मिले। आप कहेंगे ना ना सर 300 प्लस नहीं था, 340 होता और मजा आ जाता। अभी उसका भी मैं आपको बताता हूं कि 340 होता कैसे मजा आता, कब कब आता है, कब कब मजा ले सकते हैं, वो हमको बता देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मतलब इतना अजीब सब। अब आप बताइए क्या लॉजिक रहता है? अच्छा दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे ना सर लेकिन मीडियम के आधार पे पोल साइंस में यहां कम नंबर आया है, ये तो दिख रहा है। हमारे पास देखिए, हमारे पास 3 रिजल्ट लगातार हैं, 2016, 2017, 2018। कंसिस्टेंसी अब देखिए, 2016 में नीतू का नंबर 312 हिंदी मीडियम से। इतने नंबर टीना डाबी के भी नहीं है, जो आईएएस टॉपर थी पोल साइंस से। अगर मीडियम, टीना डाबी के नंबर 308 है, 309 थे। कितना थे? कितने? 301, 301 थे। टीना डाबी के नंबर 301 और इसके पोल साइंस में टॉपर तो फिर शिव सिंह है। नीतू का बैकग्राउंड क्या है? एज 22 साल। एज पे ध्यान दीजिए। हिंदी मीडियम में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है, बैकग्राउंड है बीएससी। और एक बात याद रखिए, जिनका बीटेक है, जिनका बीएससी है, पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। शिव सिंह का है बीए, इनका बैकग्राउंड है बीए। हाँ, शिव सिंह की, जितेंद्र यादव की एज अभी भी 24 साल है, शिव सिंह के 27 साल है। एज के मामले में ज्यादा है, प्रिपरेशन कर रहे थे। इनका बीए पोल साइंस से है, इनका बीटेक है। और अब साफ तौर पे इसलिए आप देखेंगे अगर मीडियम से फर्क होता है तो नीतू को 312 नंबर हिंदी मीडियम में पोल साइंस में कैसे आ गए? दूसरी बात, 2017 राम सिंह गुर्जर, उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। नीतू तो आईएएस है मणिपुर कैडर में, उनको मार्क्स है 298 हिंदी मीडियम में। इस बार शिव सिंह का है हिंदी मीडियम में 302। संयोग से राम सिंह गुर्जर सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि ऐसे वगैरह में और बाकी चीजों में, इंटरव्यू में खासतौर पर बहुत खराब हो गए, तो 298 इनके मार्क्स है। कंसिस्टेंसी अब देखिए, 3 साल में लगातार ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स जा रहे हैं? 300 प्लस। एक साल का नहीं रिजल्ट है ये। और मैं बाकी लोगों को बता दी, एवरेज जो मार्क्स आए हैं वो 2, मतलब कि पिछली बार तो 3-4 लोगों के नंबर थे, वो 280 प्लस 2। मोहित का भी इस बार नंबर है 284, 282 या 284 है। इनका सिलेक्शन, फाइनली इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब है आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं। अब बताइए मीडियम, यहां भी अगर आप ऑप्शनल में देखेंगे तो यहां भी 312 नंबर है, ऐसे में देखेंगे यहां पे नंबर है। अब बताइए कहां फर्क? मीडियम क्या लग रहा है, फर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? आंकड़े आपके साथ है। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका आपको बता दें कहां पे समस्या आती है। और दूसरी आपको बता दें प्रॉब्लम कहां पे हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे है 250 का और जीएस है 1000 नंबर का। आपका सबसे ज्यादा ध्यान कहां जाना चाहिए? ऑप्शनल डजंट मैटर एट ऑल। ये बात मुझे आपको अटपटी लग रही होगी, मैं कह रहा हूं ऑप्शनल मैटर नहीं करता। मेरे पास 2 आंकड़े हैं इसके बारे में, मेरे पास 2 आंकड़े हैं। जीएस अगर ये 1250 नंबर आपका हो गया और आपका 1250 में आप कितना ला सकते हैं? अब आप देखिए, हरियाणा कैडर की हमारी स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम से। अब हम दोनों एग्जाम्पल आपको बता दें। जिस साल राम सिंह गुर्जर को 298 मार्क्स आया, उसी साल पूजा वशिष्ठ को, हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं, इस बार उनको आईपीएस मिला, उनको
उनको पोल साइंस में नंबर आए 279। उनका पोल साइंस नंबर 279 है, जीएस में है 473। अब बताइए, उसी साल हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पोल साइंस में नंबर कितना आ रहा है? पूजा वैसे 2017 की, 2018 की नहीं। जितेंद्र यादव ये 2018 के हैं। पूजा का नंबर आ रहा है, उसी साल हिंदी मीडियम में नंबर है 298 पोल साइंस में। उसी साल पूजा का नंबर है 279। राम सिंह गुर्जर का सिलेक्शन नहीं हुआ। पूजा को आईपीएस मिले, 111वीं रैंक इनकी थी 2017 में। जीएस में मार्क्स है 473। सिलेक्शन कैसे हुआ? और एक खास बात है, इंग्लिश मीडियम के 90% ऑफ स्टूडेंट को आप देखिए वो जीएस में अच्छा कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के जीएस में लोटपोट हो जा रहे हैं। क्यों? पढ़ाने का तरीका और पढ़ाई का तरीका दोनों खराब है। आपको 20 सवाल के उत्तर तो लिखाने प्रैक्टिस नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं विद्वान होने के लिए, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। अब 3 घंटे में 20 सवाल के जवाब लिखने हैं। तैयारी तार्किक तरीके से होगी या तार्किक तरीके से? अब जरा सोच के देखिए, अगर आपके पास तार्किक अतार्किक, अच्छा दूसरा भी एग्जाम्पल आपको बता दें, फिर तार्किक अतार्किक की बात करें। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास कमाल का एग्जाम्पल है, राहुल धोते, एमपी कैडर का आईएएस। और एक बात तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जितनी कम संख्या में हमने स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, जितना सिलेक्शन रेट हमारे यहां से है, शायद ही हिंदी मीडियम में किसी भी इंस्टीट्यूट से है। क्लासरूम के स्टूडेंट बात कर रहा हूं, इंटरव्यू वाले नहीं। और जिनके मैं नाम लेता हूं, कई बार तो बहुत सारे देखेंगे सबको इंटरव्यू छप जाते हैं, उस स्टूडेंट जाके पूछिए, यार तुमने वहां पढ़ा था क्या? क्या नहीं, पढ़ा नहीं था, छाप दिया इंटरव्यू, पढ़ा थोड़ी था। मैं जिन जिन लोगों के नाम बता रहा हूं उन लोगों के नाम पूछेगा। और हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं सब रेफरेंस से ही आते हैं। मैं बाद में मैंने पूछा किसी से तो कैसे आए, तो उन्होंने कहा अच्छा राहुल ने बताया या नीतू ने बताया। अब आप देखेंगे, और 2016 में राहुल धोते का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदी मीडियम का। राहुल धोते को पोल साइंस का नंबर है 272। अब आप देखिए, जिस साल नीतू को नंबर आया था 312, राहुल धोते हिंदी मीडियम से हैं, उनका नंबर 272 आया और उनके जीएस में नंबर है 450 प्लस, जो हिंदी मीडियम में रेयरेस्ट ऑफ देयर होता, आईएएस बन गए। अब बताइए, और हम किसके लिए पागल हैं? हमें ऑप्शनल में आप 350 नंबर दिला दीजिए। और दूसरा, ऑप्शनल में नंबर ही नहीं मिलता है। मीडियम की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? किसकी प्रॉब्लम है बताइए? राहुल धोते जैसा, मैंने बार बार राहुल का नाम इसलिए लेता हूं, राहुल धोते जैसे मतलब शार्प मैनेजर तो मैंने आज तक नहीं देखा। राहुल धोते का पहला अटेम्प्ट था पोल साइंस के, पहले अटेम्प्ट में उनको इतने नंबर मिल गए, और पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गए। तो जो आईएएस बन जाता है उसको दोबारा अटेम्प्ट तो मिलता नहीं, आईपीएस को तो इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है। जो मेरे पास आए थे, यूट्यूब में भी उनका वीडियो है, और जब मेरे पास आए थे तो मैं देख के दंग रह गया था। तो मैंने कहा कि आपको चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा सर मुझे पोल साइंस में 250 दिला सकते हैं। मैंने कहा लिख के दिखाओ। अब लिखा, मैंने कहा 250 तो आराम से आपको मिलेंगे। और जो हमने कहा इसके बाद आप प्लान बताओ, उन्होंने कहा सर 450 जीएस में मेरे रहेंगे। और एग्जैक्टली 450 से ज्यादा उनके जीएस में आए। इसे मैनेजर कहा जाता है। भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं दोस्त। ओह माय गॉड, बहुत खराब लगता है मुझे तो। ये बताइए मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं? पैसा कमाने के लिए? क्यों पढ़ा रहा हूं? या ऐसे ही मतलब पढ़ाने का मन करता है, 9 बजे आके शुरू कर देता हूं? क्यों? ओ भाई यार, पढ़ाने में मजा तब आता है रिजल्ट आता है। जब आप सोच के थे तो उस खुशी कल्पना आप नहीं कर सकते जब किसी को स्टूडेंट के बाद किसी का रिजल्ट आता है। नहीं, पढ़ने के बाद तो 1000 लोग गए, ना वो हमें जानता है, ना वो हम उसको जानते हैं, बस अपना काम हो गया। इस वजह से अब आप देखिए, इसका मतलब स्ट्रेटजी का सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या होना चाहिए? इधर स्ट्रेटजी का सबसे स्ट्रांग पार्ट इधर होना चाहिए। अब दूसरी बात आप देखेंगे, हम दोनों एग्जाम्पल हमने बता दिए कि क्या कोई मीडियम से फर्क पड़ता है कि नहीं।
ये दो ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पोल साइंस में एवरेज नंबर है 270 टू 279, पूजा के और राहुल के, फिर भी एक आईएएस से दूसरा आईपीएस बना। कैसे? जीएस और एसएम अच्छा करके। जीएस और एसएम अगर आप अच्छा करेंगे तो 1200 नंबर, और दूसरी बात उसके बाद कहां बचता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल में कितने नंबर है? 500। अब आप देखिए, आपको ऑप्शनल की बात आपको याद दिला दे। ऑप्शनल में कैसे आपको हम बता सकते हैं कोई स्कोरिंग है कोई स्कोरिंग नहीं है। अब मान लीजिए कि ऑप्शनल में अगर 500 मार्क्स हैं तो हम पूरा हमारा ध्यान किस तरफ होता है? ऑप्शनल की तरफ होना भी चाहिए। अच्छा, ऑप्शनल में बात तो होती है थोड़ी सी गंभीर पढ़ाई की अपेक्षा होती है, इस वजह से जैसे कोई बिगनर है उसको अगर कोचिंग कहीं शुरू भी करना है तो जीएस के पहले अगर ऑप्शनल पढ़ता है तो उसको फायदे ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ी डेप्थ की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन अच्छे स्टूडेंट से होता है। अब इन्होंने बीए में, एमए में पोल साइंस पढ़ा, उनसे हमारा कॉम्पिटिशन होगा। इधर हमारे पास जो अभी तक लिस्ट है जो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड लोग हैं उसमें ज्यादा संख्या उन लोगों की जिनके बैकग्राउंड नहीं है। इसमें जितने एग्जाम्पल हमने दिए उसमें शिव सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीए पोल साइंस से किया है। बाकी के एग्जाम्पल, बाकी लोग बीटेक से हैं, बाकी लोग बीएससी से हैं, वो इधर से नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, अगर ऑप्शनल पोल साइंस में 500 नंबर हैं, किसी विषय में कैसे नंबर कम होते हैं कैसे ज्यादा, मैंने तो मीडियम से बता दिया कि हर मीडियम में नंबर मिलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल उसके पक्ष में आपको दे दिए। अब मान लीजिए कि पोल साइंस में, अब जरा सोच के देखिए, आज की डेट में देखिए इंग्लिश और हिंदी का अंतर देखिए, इंग्लिश मीडियम का, और जो आपकी कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में रिजल्ट क्यों अच्छे होते हैं और क्यों खराब होते हैं, तो इसका बड़ा दिलचस्प समीकरण आपके सामने दिखेगा। दिलचस्प समीकरण यह है कि आज की डेट में इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस। आप कहीं एग्जाम के डेटा निकालिए, सबसे ज्यादा लोग आज के डेट में किस सब्जेक्ट से अपियर हो रहे हैं? पोल साइंस से। हिंदी मीडियम में किस सब्जेक्ट से अपियर हो रहे हैं? हिंदी साहित्य से। इस साल के आपको कोई याद है जिसका हिंदी मीडियम से हिंदी साहित्य में आईएएस बना हो? कोई है क्या? 74th रैंक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है क्या? भाई हिंदी साहित्य सब्जेक्ट था, लेकिन मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, मीडियम से तो नहीं है। तो आखिर में जो इसका मतलब है कि भाई सीधी सी बात है, जिसका हिंदी मीडियम नहीं रहा वो यहां तो नहीं पढ़ा फिर। तो जब यहां नहीं पढ़ा फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर हैं। और दूसरी बात है, जब भी आप देखिए हिंदी मीडियम में, अगर मान लीजिए कि पोल साइंस में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पिछले 3 सालों से लगातार अच्छा नंबर आ रहा है, और इस बार भी अगर पूरे रिजल्ट को आप देखे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में पोल साइंस से मतलब 70 से 80 लोग जो मेरी जानकारी में है, ज्यादा हो सकते हैं, मैं हो सकता कम ही नंबर बता पा रहा हूं। अब जरा देखिए ऑप्शनल के चयन का आधार, आप देखिए मैं कह रहा हूं हिंदी मीडियम से अगर आपको इतनी बड़ी संख्या में हिंदी साहित्य से लोग अपियर हो रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फैक्ट क्या बता रहा है? भाई कोई रिजल्ट तो आपको दिखना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा बड़ा ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम में पोल साइंस के बाद ज्योग्राफी और पब्लिक, ज्योग्राफी के बाद एंथ्रोपोलॉजी, इस बार ज्योग्राफी आप देखेंगे, उसके बाद सोशियोलॉजी। इंग्लिश मीडियम की सबसे पॉपुलर ऑप्शन इस समय है, जबकि यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब आप तलाश करिए कि हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से कितने लोग आईएएस बने, कितने लोग आईएएस, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। अब आप देखेंगे मीडियम का फर्क पहले कहां पर आता है कि जिस समय जरा सोच के देखिए पोल साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स आ रहे थे लगातार, उस समय हिंदी मीडियम में जो भी पोल साइंस रखा हो अपने आप निकल गया। 3 साल का रिजल्ट यही बता रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि विषय अगर रखना हो तो उन्हें पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि लोग सोचते नंबर आएगा नहीं आएगा, मीडियम का फर्क होता है, ऐसा दिख नहीं रहा है।
इसलिए आप देखेंगे कि पहला तो कितने विषय लोग रखते हैं। अब जरा दूसरी समीकरण आपको बता दें, दूसरा तथ्य आपको बता दें, जब भी आप ऑप्शनल में किसी विषय की बात करते हैं, अब मान लीजिए कि अब हम हिंदी मीडियम के स्पेशली आंकड़े की बात करें, और ये भी आप देखिए अभी तक जितने भी साहित्य के रिजल्ट आप देखें, जो मुझे पता है साहित्य में उन्हीं लोगों के अच्छे नंबर रहे जिनके उनके बैकग्राउंड रहे हैं, एमए रहा है, पीएचडी रहा है। निशान जैन, ही वॉज ए पीएचडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। गंगाराम, एमए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वो ध्यान से देखिए, मैं इस बार के 2 दिन का इंग्लिश मीडियम से 74 रैंक में नंबर में उनका बैकग्राउंड नहीं पढ़ पाया, अगर आपको जानते हो तो आप बताइए। हाँ, इसका मतलब है कि हिंदी लिटरेचर में या किसी भी लिटरेचर में आप देखिए, बात हिंदी की नहीं है, आप पाली लिटरेचर में देखिए, लिटरेचर में समझ की गहराई होती है, भाषा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ज्यादातर इसमें सक्सेस रेट उन लोगों के हैं जिनके बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं। मैं 3 रिजल्ट में आप बता दिया, शायद एक आप बीटेक बता पा रहे हैं, 2 के कहां से हैं, जिनके बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं। अब दूसरी बात आप देखिए कि मान लीजिए कि हिंदी में मेंस में 1000 लोग अपीयर हुए हिंदी मीडियम से, और पोल साइंस में लोग 100 अपीयर हुए हिंदी मीडियम से। पोल साइंस 100 अपीयर हुए। अब मान लीजिए कि हिंदी में अगर 1000 लोग अपीयर हुए और आपको 10 रिजल्ट दिख गया, और पोल साइंस में 100 लोग हुए, 4 रिजल्ट आपको दिख गया, रेशियो किसका ज्यादा है, रिजल्ट किसके ज्यादा दिखेंगे, हिंदी के। बहुत सीधा सफर किया जाता है। इस वजह से जो भी संख्या में जिन विषयों में जबकि अनुपात आप देखेंगे, इसलिए ये केवल दिखता कि इस विषय से लोग हुए, ये हमें पूरा आंकड़ा नहीं देता, बल्कि वास्तविकता यह है उस विषय से जो लोग सिलेक्ट हुए उनके रेशियो कितने हैं। जैसे आप देखेंगे मेडिकल साइंस का रेशियो बेस्ट है। मेडिकल साइंस से 10 लोग अपीयर हुए तो उसमें 5 से 6 सिलेक्ट हो जाते हैं, बैकग्राउंड इतना अच्छा उनका। इस वजह से ये कहना कोई विषय स्कोरिंग है किसी विषय में 340 नंबर। अच्छा, दूसरी बात भी याद दिला दे कि मान लीजिए कि एक तो है अनुपात, दूसरा फिर मार्क्स से दिखाया जा सकता है। मार्क्स को दिखाने का एक और तरीका है कि मान लीजिए कि 2 लोग पोल साइंस अपीयर हो रहे हैं, 2 हिंदी से अपीयर हो रहे हैं, 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी विषय से। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अब अगर मान लीजिए कि जितेंद्र यादव को इंग्लिश मीडियम में 308 नंबर पोल साइंस से मिल गए, शिव सिंह को 302 नंबर मिल गए, क्या पोल साइंस से जितने लोग अपीयर हुए थे सबको 302 नंबर 308 नंबर मिल गए? खराबी नंबर है। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिनके नंबर शायद अभी कल ही मुझे कोई आया था 220 नंबर उसका मिल गया। तो मैंने पूछा आप लिख के दिखाओ कैसे, कहां प्रॉब्लम आई, फिर आप मुझे दिखाओ। और जितेंद्र का देखेंगे पिछली बार जब आईपीएस थे 252 नंबर थे इनके पोल साइंस में, इस बार सीधे जंप किया 308। और हमारे यहां से आने से पहले उन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग में कोचिंग कर ली थी, तो हमारे केवल उन्होंने टेस्ट लिखा, इसमें तो मार्क्स इंप्रूवमेंट हुए। अब दूसरी बात आप देखेंगे, इसका मतलब है किसी विषय में अगर मैं ये बता रहा हूं कि इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने, मैं केवल टॉपर नंबर बता रहा हूं, मुझे सारी मार्कशीट दिखानी चाहिए। तब इसका मतलब है हर विषय में लोगों को अच्छे नंबर आते हैं, हर विषय में लोगों को खराब नंबर आते हैं, लेकिन आपको दिखाया क्या जाता है। और एक भैया दिला दे दूसरा, पहला तो देखिए 2 तरीका है, फिर इसको आगे बढ़ाइए आप इसी बात को। एक है हाईएस्ट मार्क्स, दूसरा है एवरेज मार्क्स। एक मध्यम मार्क्स कितना होता है, यूपीएससी में जो भी मार्क्स का तरीका होता है, क्या आपको लगता है कि कई बार आपने सुना हो किसी स्टूडेंट को किसी विषय में 65 नंबर आ गए, इतना गधा था वो? ये 65 नंबर उसके नहीं है, स्केलिंग के हैं। क्योंकि स्केलिंग ऐसे चलता है कि जो एवरेज से ज्यादा पाएगा उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए 500, अगर 250 कोई सब्जेक्ट है और कोई स्टूडेंट उसमें 120 से आगे बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ के 140 से 145 हो जाएगा, और जो 80 पे आ गया उसे घट कहां पे आ जाएगा, 60 पे। आपको रियल मार्क्स नहीं मिलते, स्केल्ड मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आप याद रखिए किसी सब्जेक्ट है, पहले तो आप देखिए उसमें एवरेज कितने आते हैं, फिर उसमें देखिए उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो जिस विषय में आपको हाईएस्ट मार्क्स 308 आपको मिला है, हो सकता है उसमें एवरेज मार्क्स आपको 280 282 हो। जिस विषय में हाईएस्ट मार्क्स 340 होगा उसमें एवरेज मार्क्स 190 180 आएगा।
आप मार्कशीट कभी लेके देखिए कि स्केलिंग का सिद्धांत ही है भाई जितना ऊपर जाएगा उसी हिसाब से स्केल्ड होगा, तो नीचे वाला एकदम नीचे जाएगा। इसलिए अगर किसी विषय में किसी एक को बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, इसका ये प्रमाण नहीं है कि उस विषय में अपीयर होने वाले सभी लोगों को अच्छे नंबर मिले। इसका तर्क एक ही है, आप एंथ्रोपोलॉजी को देख लीजिए, हिंदी को देख लीजिए, पोल साइंस को देख लीजिए, हर विषय में विषय अच्छे पाने वाले लोग हैं, उसी विषय में खराब नंबर पाने वाले लोग भी हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं नीतू का ही बताऊंगा। पहले अटेम्प्ट उनको 212 नंबर पोल साइंस मिला, दूसरे अटेम्प्ट में सीधा जंप किया 312। मेहनत किया। अब अगर ये सोचे होते कि नहीं नहीं मीडियम कारण नंबर ठीक नहीं आया या विषय कारण नंबर ठीक नहीं आया, तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम होती। इसलिए आप देखेंगे निष्कर्ष आप बार बार देखिए, एक दो लोगों का बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, उस पूरे विषय के कंपैरिजन उससे हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैथ में हमें ये पता है कि टॉपर मैथ का है और मैथ में उसको 340 आ गया, लेकिन जो मैथ में एक ही व्यक्ति अपेयर हुआ था, कितने अपेयर हुए थे? और आपके पास RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी से मंगाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा हर विषय में लोग खराब नंबर पाते हैं। हर विषय में कोई एक ऐसा विषय नहीं, कॉमर्स, साइकोलॉजी जिनको भी सुनते नहीं, उनमें भी इकोनॉमिक्स, उनमें भी अच्छे अच्छे नंबर पाने वाले स्टूडेंट होते हैं। बशर्ते ये एक हमें जानते नहीं, ये हमने ऑप्ट नहीं किया है। हम दिखाने का तरीका है, मैं केवल आपको दिखा दूं पोल साइंस में अच्छा ही नंबर आया, नहीं, खराब भी नंबर आते हैं। तो विषय को नंबर आते हैं, स्टूडेंट को नंबर किसको आते हैं? और दूसरा, अच्छा यूनिवर्सिटी में सभी को एक जैसा नंबर आता था, अलग अलग नंबर आता था? तीसरा, यूनिवर्सिटी में जाकर किसी प्रोफेसर से पूछे, सर ये बताओ मुझे उस कोर्स में एडमिशन लेना है जो बहुत स्कोरिंग हो, कि क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, स्कोरिंग? अच्छा बताइए, जहां से आपने बीटेक किया था, BSc किया, सबको एक जैसा नंबर आया, अलग अलग नंबर आया? ये बात तक भी चलता है, केवल वहीं तक रहेगा। अब बताइए, स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट मिथ है या नहीं है? है या नहीं है? धीरे से आप बोल रहे हैं या मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? आप जाके देखिएगा, जितनी भी मार्कशीट आपके पास हो अच्छे से एनालाइज करिएगा, आप एक ही निष्कर्ष पहुंचे, जो भी किसी विषय में सबसे अच्छे मार्क्स दिखा रहा हो उससे पूछे कि इस विषय में सारी मार्कशीट चाहिए, अपने आप आपको दिख जाएगा हर विषय में अच्छे नंबर पाए जाते हैं, हर विषय में खराब नंबर मिलते हैं, हर विषय में खराब नंबर मिलते हैं। तीसरा, अब आपको देखिए पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर कुछ पूछना तो आप बताइए, यहां तक तो मैंने आपको बताया। और अच्छा, रणनीति कैसी होनी चाहिए पढ़ने की, अब हम आपको बता दें। और अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में क्यों रिजल्ट का फर्क होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रिजल्ट का फर्क क्यों होता है, इसके बहुत बेसिक कारण है। आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ज्यादा प्रोफेशनल होता है, नंबर एक, मतलब वो एग्जाम के हिसाब से पढ़ता है। और इसको आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमें सही बात जब नहीं अब देखेंगे तो आप लोग अपने आप में सुधार कैसे कर पाएंगे। मैं तो कई क्लास में जब जाता हूँ GS वगैरह में, तो मैंने बच्चों से पूछता हूँ सिलेबस है, करना सर सिलेबस तो है ही नहीं है। हमने कहा क्या करने हैं अब यहाँ पे, यानी अगर आपकी क्लास 3-4 महीने चल गई और आप सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं, न तो हमने सिलेबस देखा न क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत बड़ी विडंबना ये है। तो आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा क्यों होता है। पहला, कभी किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के पढ़ने के तरीकों को देखिए तो आपको समझ में आ जाए कहां हम गलतियां करते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच, ऑप्शनल के चयन में हमेशा अपना तरीका, किसी को ये नया तरीका हिंदी मीडियम को बताया जाता है, और ऐसा व्यक्ति आपको समझाएगा जो खुद ही कभी एग्जाम नहीं दिया है, वो बताएगा कि ऑप्शनल अच्छा होता है, 2-4 मार्कशीट आपको दिखा देगा, आप कन्विंस हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे। इंग्लिश मीडियम में कोई किसी का ऑप्शनल चेंज नहीं कर सकता। पहला, अप्रोच प्रोफेशनल होता है। दूसरा, पढ़ने का बड़ा तरीका हार्ड वर्किंग होता है। तीसरा, और आपको लास्ट में आपको बता दें, वो पूरा का पूरा उनके अध्ययन में बस एग्जाम होता है, बाकी चीजें होती नहीं, बाकी चीजें नहीं होती। और हम तो एकदम जब ये तरीके हम अपनाएंगे तो, और चौथा, बैकग्राउंड निश्चित तौर पर उनका अच्छा है। भाई अब याद रखिए, IIT में कौन जाता है, बात बहुत साफ है। इसलिए भेदभाव मीडियम का नहीं है, और सारे फैक्टर्स का भेदभाव आ जाता है।
लेकिन अगर आप बहुत हार्ड वर्क से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो उसी कंपनसेट कर जाएंगे। और जब अपने आप में निराशी पहले से है और गलत गलत कारण ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सफलताएं दूर होंगी। जैसे रणनीति में कैसे, कहां पे, जब कहते हैं प्रोफेशनल अप्रोच, रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हाउ वी शुड स्टडी। अब देखिए कैसे पढ़ना चाहिए। अब हमारे पास 4 पेपर हैं। अच्छा, आप समय कुछ लेकर आए हैं या 5-6 साल जब तक पढ़ेंगे तभी तक पढ़ेंगे? समय लेकर आए हैं। तो समय लेकर आए हैं तो आपको एक से पहला, फिर जीएस, जीएस के 4 पेपर है। पढ़ना कैसे चाहिए, और जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और कैसे, किस प्रोफेशनल अप्रोच से वो सिलेक्शन पा जाते हैं, बजाय कि विषय से, मीडियम से, ये सब तक दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अगर सोच के देखिए, जीएस के फर्स्ट पेपर में क्या क्या सेक्शन है? क्या है? हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी, और क्या है? आर्ट एंड कल्चर, और सोशल, सोशल जस्टिस। क्या है? वही 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 सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, एक ही बात हो गई भाई। सोशल, सोशल जस्टिस आप थर्ड पार्ट में देख, सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। सोशल, भाई इंडियन सोसाइटी में सोशल जस्टिस होगा, यहाँ इंडियन सोसाइटी लिख लीजिए, ठीक है, इंडियन सोसाइटी लिख, और सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, तो बहुत तकनीकी फर्क आप कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इन 3 को मिलाकर कितना मार्क्स आएगा? 250। आप प्रिपरेशन के लिए कितना समय रख कर आए हैं? अच्छा, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? बहुत ध्यान से देखना है। इसमें 3 पेपर है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इंडियन सोसाइटी भी है। इसमें मार्क्स है 250 का, 250 नंबर का है। और पता चला कि आप इस एक पेपर को पढ़ने में 6 महीने खर्च कर रहे हैं। इट इज अनप्रोफेशनल अप्रोच। भाई जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ेंगे, और जिसका जितना कंट्रीब्यूशन नहीं है उससे ज्यादा पढ़ेंगे, तो जो पढ़ना है उससे कंप्रोमाइज करेंगे, और यही पूरा खेल हो जाता है। तो अब आप याद रखिए, इसका मतलब है कि हिस्ट्री से कितने मार्क्स, अब मेंस पेपर को लेकर बैठिए, पीटी पेपर को लेकर बैठिए, हिस्ट्री से कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है, ज्योग्राफी से कितने मार्क्स सवाल आ सकता है, हमारे पास कितना समय है पहला, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है दूसरा, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। फिर सिलेबस को उठाइए, एक एक टॉपिक को देखिए, ये टॉपिक है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, कैसे हम लिखें, नोट्स एक बना ले, पिन पॉइंटेड लिखना है, 5 पॉइंट हमें याद होने चाहिए, सारी कथा कहानी तो लिख नहीं पाएंगे। और जो चीज पढ़ रहे हैं पहले उसको बार बार चेक करिए, अच्छा यार सवाल जो पूछा जाता है उसमें से आ रहा है, या सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, पढ़ कुछ और रहा है। वो कब देखेंगे? सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। सिलेबस क्वेश्चन पेपर 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार देखिए। अच्छा ये बताइए मुझे कैसे, हमें हमेशा अप्लाइड पढ़िए, अप्लाइड पढ़िए। भाई कई बार मैंने मजाक में बताया, जीवन का अधिकार, विवाह का अधिकार, जीवन का अधिकार, मैं क्लास में मजाक में बोलता था, एग्जामिनर ने पूछा कि नहीं पूछा? अब अप्लाइड पार्ट आपको देखना है, लेकिन आपको इस बात का यकीन नहीं होता है क्योंकि आपने पेपर नहीं देखा है। कई बार हमारे बताने पे भी आप इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि पेपर देखेंगे तभी तो। इसलिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं, पहले आईएएस का पेपर, मैं बार बार कहता हूं जितना आप टेस्ट सीरीज चक्कर में भागते हैं उतना आईएएस का पेपर देखें तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। और बैलेंस, बैलेंस बना के रखिए। एक पेपर में 250 नंबर है और 3 सेगमेंट है, तो तीनों सेगमेंट में कौन सा ज्यादा है? मान लीजिए 100 नंबर के पूछा जा रहा है, 50 का ये है, 25 का ये है, नेचर कैसा है, कहां से ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसको थोड़ा हम छोड़ सकते हैं, कहां से सवाल आ सकते हैं जिसको थोड़ा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि राहुल से एक बार मैंने एक सवाल पूछा था कि हिस्ट्री आपने पढ़ी? उनका ना सर एंशिएंट तो मैं पढ़ा ही नहीं, बस एक सवाल आ गया था कि वहां पे कौन सा राजा था जिसने धर्म संस्कृत को प्रचार करने के लिए क्या किया। उनका उस राजा का मैंने नाम ही नहीं सुना था, कौन सा राजा था? तो उन्होंने लिख दिया कि बस उन्हें सभा का आयोजन किया, कवि सम्मेलन कराया, ये सब 3-4 पॉइंट कॉमन सेंस लिख दिया, उत्तर सही हो गया। ये शार्प मैनेजमेंट का तरीका है।
अब पता चला आपके पास 6 महीने है और 6 महीने में एक ही पेपर पूरा हो रहा पाए, 3 पेपर खत्म है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। यही मेन तय करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मीडियम नहीं, ऑप्शनल नहीं, और लिखने का तरीका। भाई जो एग्जाम की डिमांड है उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। एग्जाम में लेखन की परीक्षा है और हम विद्वान बन के बैठे हुए हैं बिना वजह चीजें पढ़ के। अब सेकंड पेपर में देखिए, पॉलिटी, आईआर और सोशल जस्टिस। और ध्यान से देखेंगे, पॉलिटी आईआर में 99% विषय करंट बेस पूछे जाते हैं। उसमें बिना वजह आपको आर्टिकल वार्ड कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये कैसे तय होगा? जब पेपर देखेंगे तब तो। पेपर आप देख लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो हम सामान्यतः पढ़ते रहते ये वाद है, ये आर्टिकल है, पेपर में कहीं पूछा नहीं जा रहा है। पेपर में जो भी करंट बेस चीजें हैं उठा के पूछ दी जा रही हैं। यानी और एक खास बात देखेंगे, सोशल जस्टिस से तो जो सवाल होते हैं स्कीम को लेके होते हैं, प्रोग्राम्स को लेके होते हैं। सोशल जस्टिस से ज्यादातर सवाल फैक्चुअल होते हैं, अब तीसरा पेपर किसका है? यानी अगर आप समय के हिसाब से देखेंगे, पॉलिटी आईआर सेकेंड पेपर का लगभग 90% पार्ट कवर करता है। महत्व के हिसाब से यहां थोड़ा ज्यादा समय देंगे। अब यहां हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 मिल जा रहा है, थोड़ा है कम समय देंगे। तीसरे में क्या क्या आता है? इकोनॉमी है और साइंस टेक है, साइंस टेक, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत सारा सवाल तो आईआर से मिल जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, अब आप देख लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी कितने सवाल है, कैसे सवाल है, करंट अफेयर बेस है, परंपरागत है। अब ऐसे पढ़ने का तरीका चेंज करिए, पता चला कि है तो करंट अफेयर्स के, पूरी परंपरागत चीजें पढ़े जा रहे हैं, फिर नहीं कम बन पाएगा। और हर चीज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए, कैसे लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस बार बार करिए। और फिर चौथे पेपर में क्या है? एथिक्स एंड गवर्नेंस। एथिक्स गवर्नेंस चौथे पेपर में है। इसका सीधा सा मतलब है, पहले आप तय कर लीजिए कि ऑप्शनल के 500 नंबर के लिए कितना समय चाहिए, कितनी रणनीति चाहिए, जीएस के 4 पेपर के कितना समय, कितनी रणनीति, और उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे। हर चीज में एक टेक्स्ट रख लीजिए, कोई जो भी अच्छी टेक्स्ट बुक हो एक टेक्स्ट बुक रख लीजिए, फाउंडेशन को बार बार पढ़िए। उसके बाद फिर करंट अफेयर से जोड़ने का प्रयास करिए। पहले तो करंट बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन करना चाहते हो उनका तो करंट से मतलब ही नहीं होना चाहिए। पहले फाउंडेशन अच्छे से पढ़िए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा करंट के विषय क्या होते हैं। अब देखिए पोल साइंस में क्या पढ़ना होता है, अगला सवाल आपको बता दें। पोल साइंस के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? पॉलिटिकल साइंस में हमारी पूरी स्ट्रेटजी क्या होती है? अब अगर पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे 2 पेपर है। पहला पेपर हम शुरू करेंगे और पहले पेपर में है पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थॉट। ये पहला पेपर है। कई बार जिन लोगों को लगता होगा कि अब कई लोग जो बैकग्राउंड के लोग नहीं होते उनको लगता है पॉलिटिकल थियरी थॉट कुछ टफ है, समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो उनको कई बार ये आशंकाएं होती है। बस हम आपको इतना याद दिला दें कि किसी विषय को समझाना मेरा काम है। अगर विषय समझ में ना आए तो मेरी समस्या, उसको चिंता मत करिए। विषय आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, हाँ बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ के आइए। नोट्स आपको दे दिया जाएगा और बस पढ़ने का तरीका कैसे, एक ही चीज को बार बार रीड बिटवीन द लाइन्स।
और आप देखेंगे फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट में है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये पूरा का पूरा जीएस का ही पार्ट है, पॉलिटी का। बस एक फर्क होता है, लिखने में हम जीएस वैसे यहाँ पे थोड़ा अंतर कर देते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम जब देखते हैं तो उसमें थोड़ा स्कॉलर्स के नाम को यूज कर देते हैं। इंडियन पॉलिटी में ये काम नहीं करते, इंडियन पॉलिटी में काम नहीं करेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा जीएस का एक्सटेंशन होता है। अब देखिए पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। ये पार्ट टफ है, ये पार्ट आसान है, लेकिन स्कोरिंग इसमें टफ है। और आप देखेंगे अगर आप एग्जाम इस बार मेंस का दे रहे हो तो आपको याद दिला दे, आप पेपर इसमें ज्यादा अटेम्प्ट करिए। ये ज्यादा नंबर इसलिए मिलता है कि एनालिटिकल है। अच्छा क्यों? अब जैसे इसमें क्या है, पॉलिटिकल थियरी में उदारवाद, समाजवाद, उदारवाद समाजवाद जिसने याद कर लिया वही तो लिखेगा, वो अपने इसको जोड़ नहीं सकता, वो चीज स्टैटिक है। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन का बहुत बड़ा चांस मिलता है। अब कोई आ गया कि इंडियन पार्टी सिस्टम का स्वरूप कैसे हो रहा है, तो हम आज तक ही बात लिखेंगे, हो सकता है जो परंपरागत रूप में पढ़ रहा है ये बात ना जोड़ पाए। यहाँ में एडवांटेज हो जाएगा। जिस पेपर में एनालिसिस ज्यादा होगी स्कोरिंग ज्यादा होगी, जो पेपर रटा रटा होगा स्कोरिंग चांसेस कम होंगे। और एक खास बात है, हमारे विषय का जो एडवांटेज आपको मिलता है, एक इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद तो हम आईआर में पढ़ ही लेते हैं। ये बताइए कोई ऐसे लिखना हो तो इसके बाहर कुछ जाएगा क्या? अब देखिए हमारे विषय का जैसे पोल साइंस की पॉपुलैरिटी जो नए सिलेबस के बाद इतना ज्यादा बढ़ी, इसका बहुत रेशनल कारण है। इतना जबरदस्त आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने सामान्यतः उतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम किसी की एज से चेक कर पाए। कई बार मेंस में जो लोग लिखते हैं उनका हम ऐसे चेक कर देते हैं। राहुल धोते का मैंने एक ऐसे चेक किया था, उन्होंने लाया कि एक से एक आप चेक कर दीजिए। तो जब मैंने पूरा ऐसे पढ़ा तो मैंने उनको एक लाइन बोली, हमने कहा समाजवाद, उदारवाद, नारीवाद जो पढ़ा वो उपयोग करेंगे नहीं करेंगे? उन्होंने बात कही कि एक लाइन आपका ये बताना, हमारे ऐसे में क्वालिटेटिव चेंज आ गया। अब आपको क्या लगता है, अब मान लीजिए कि कोई भी अब मान लीजिए कि आपको ऐसे कहां पे आ जाए, इस बार कैसे आप देखिएगा सारी ऐसे फिलोसफिकल है, विचार प्रधान है, घटना प्रधान नहीं है। और विचार प्रधान ऐसे आप तभी लिख पाएंगे जब आपके थॉट डेवलप हो। और हमारा विषय रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। हमारे विषय में घटनाओं को रटने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ। एक बात रखिए, अब पॉलिटिकल थ्योरी जो हम पार्ट पढ़ेंगे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़, इससे आसान सिलेबस मुझे कुछ दिखता नहीं। कैसे? पोल साइंस से आसान सिलेबस मुझे क्यों नहीं दिखता? सच पूछे केवल अब लिखना सीख जाइए। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, क्यों मैं आसान सिलेबस कर रहा हूं, उसी माध्यम से आपको पूरा सिलेबस हम एक बार याद दिला दें। हम क्या पढ़ेंगे, पोल साइंस में कैसे अप्रोच अपनाएंगे, और जो लोग मेंस दे रहे हैं बस उस बात को ध्यान में रखें। टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पहला पेपर की हम बात करें, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियरी। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात एक ही लाइन लिखा गया है, लेकिन पहले टॉपिक हम पढ़ते नहीं। उसके बाद थियरी ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद एक चीज लिखी गई है आइडियोलॉजी, विचारधारा। उसके बाद लिखी गई विचारधारा, और विचारधारा में क्या है? लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी में सोशलिज्म, और क्या है? फासिज्म, गांधीज्म, और
अब आप ये बताइए, नारीवाद से ऐसे न आए, ऐसा कभी हो सकता है? गांधी बाबा को हम भूल जाएं? साध्वी प्रज्ञा को देखे ताऊ ने कैसे ठासा? साध्वी प्रज्ञा ने गांधी बाबा के बारे में बोल दिया। गांधी बाबा एवरग्रीन है दोस्तों, एवरग्रीन है। अगर सोच के देखिए, अगर आपको, और दूसरी बात है, हमारे विषय को उपयोगिता, एक पहले तो रटने वाला विषय नहीं, इसलिए इत्मीनान से आपको नोट्स पढ़ के आइए और समझ के जाइए, रटने वाला मामला ही नहीं है। दूसरा, अगर उदारवाद आप नहीं पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री समझ लेंगे क्या? और ध्यान से आप देखिएगा, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कभी आप पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इनके पीछे मूल विचारधारा क्या थी? उदारवादी। अगर आप उदारवादी विचारधारा नहीं जानते तो सच पूछिए, एक किसी फिलोसफर ने कहा भी है कि पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज मेयरली लिटरेचर। अगर इतिहास आप जानते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं जानते तो इतिहास में क्या होगा कि घटनाओं को रटिए केवल। और वैसे तो इतिहास में सवाल नहीं पूछा जाता। फर्स्ट पेपर का सवाल बता रहा हूं, जीएस का फर्स्ट पेपर का, जीएस के फर्स्ट पेपर का सवाल आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा है, गांधी अगर न होते तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिशा में जाता? और हम क्या पढ़ते हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओ भारत छोड़ो। ये पूछा जाएगा एग्जामिनर आपसे, ये पूछेगा। कमाल की बात है। इसलिए पहला तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्रश्न पूछने का नेचर कैसा आता है। और एक बात याद रखिए, समाजवाद आप नहीं समझे, साम्यवादी क्रांति समझ लेंगे। अच्छा, साम्यवादी क्रांति इतिहास में पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? और उदारवाद, समाजवाद निबंध में काम आएगा, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आता है, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आता है। जैसे कई बार निबंध आजादी पर खूब आता है, आजादी पर निबंध आए, उदारवादी विचारधारा को पता ही नहीं हो, आजादी क्या लिखेंगे? इन्होंने कहा ये आजादी है, इन्होंने कहा ये आजादी है, कैसे आप लिखेंगे? दूसरा देखेंगे, ये इतना आसान क्यों बन जाता है? अब जैसे कि आप देखेंगे, केवल हम पहले शुरू करते हैं आइडियोलॉजी से। पॉलिटिकल थियोरी में हमारा शुरुआत होती है यहां से। पॉलिटिकल थियोरी में हमारी शुरुआत कहां से होगी? आइडियोलॉजी से, विचारधारा से। अगर हमें विचारधारा पता है, हमने पहले पढ़ लिया उदारवाद, उसके बाद सिलेबस में क्या लिखा है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार, यही तो है। आप सिलेबस को देख लीजिए, एक जगह तो लिख दिया गया विचारधारा, दूसरे क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। ये 5 टॉपिक है। अब बताइए, उदारवाद पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ेंगे? उदारवाद के हिसाब से आजादी क्या है। समाजवाद पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ेंगे? समाजवाद के हिसाब से आजादी क्या है। फांसी, आजादी क्या है। फिर देखेंगे समानता, इक्वलिटी, ये क्या मानता है, ये क्या मानता है, ये क्या मानता है। फिर देखेंगे डेमोक्रेसी, ये क्या मानता है, ये क्या मानता है, ये क्या मानता है। फिर अधिकार, इनका विचार क्या है, इनका विचार क्या है, इनका विचार क्या है। पूरे थियरी में क्या घूमता है? आसान है पढ़ना है, कठिन है? पढ़ना आसान है, कठिन है? आप सीधे देख लीजिए। इससे हमारे विषय में ओवरलैपिंग बहुत है। ओवरलैपिंग बड़े जबरदस्त तरीके से होती है। अगर आपने एक बार लिबरलिज्म में पढ़ लिया तो ईच एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रिपीट द लिबरलिज्म। व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट लिबरल सेज, इक्वलिटी, और पूरा पूरा पॉलिटिकल थियरी इसी कॉन्टेक्स्ट में चलता है। तो एकदम पूरा पॉलिटिकल थियरी का एकदम इसेंस क्या है? आइडियोलॉजी। पूरे पॉलिटिकल थियरी का जो केंद्र बिंदु है वो विचारधारा पे चलता है। इसे रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। कब कुछ भी कुछ पढ़िए, चीजें बढ़ेंगी। हाँ, एक रिपीटिशन प्रॉब्लम आती है, जब चीजें ओवरलैप करती है, कई बार उलझा होगा कि कहाँ क्लियरिटी कर पाए, हो सकता है समझने में समस्या है। आपको नोट्स मिल गया है, नोट्स मिल गया है, आप अच्छे से इसे अब कल के क्लास में आ पाएंगे तो उदाहरणवाद खूब अच्छे से पढ़ के आइए। एक बार, 2 बार, 10 बार पढ़ के आइए। और फिर उसके बाद जब हम लिबर्टी की बात पढ़ेंगे, इक्वलिटी की बात पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन करिए। हो सकता है पहली दूसरी बार में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, और छोटा सा नोट्स है, उसे आप कितनी बार पढ़ सकते हैं?
उसे कितनी बार आप पढ़ सकते हैं? 10 बार, 12 बार, 20 बार, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ लीजिए, तभी तो क्लियरिटी हो जाएगी। इसलिए यहां पे हमारे लिए पढ़ने में बड़ी ही आसानी होती है पॉलिटिकल थ्योरी की। एक बात आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ 2 सेक्शन ऐसा है। जैसे अब सेकंड पेपर में अगर हम बात करेंगे, अच्छा सेकंड पेपर पहले आपको ये भी बता दें, फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटिकल थॉट है, चाहे थ्योरी के बाद थॉट पढ़ लें, चाहे थॉट के बाद थ्योरी पढ़ लें, बात एक ही है, फिर ओवरलैप करता है। जैसे हम थॉट को पढ़ेंगे उसमें भी है लॉक, और उदारवाद को पढ़ेंगे उसमें भी है लॉक। थिंकर थ्योरी बिल्कुल अपने आप को रिपीट करते हैं, वेदर वी आर गोइंग टू स्टडी थियरी और वेदर वी आर स्टडिंग थियरी, थिंकर, इट्स ओवरलैपिंग। क्योंकि समाजवाद पढ़ेंगे वहां और थिंकर में क्या पढ़ेंगे? मार्क्स। तो बिना मार्क्स पढ़े समाजवाद कहां होगा? रिपीटिशन। इसे थिंकर थियरी अपने आप में ओवरलैप करते हैं, वो सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और लास्ट आपको याद दिला दें, जीएस 4th पेपर में क्या पूछा गया? रोल्स। जीएस 4th पेपर में रोल्स पूछा गया नहीं, पूछा गया नहीं। और आपको कभी पूजा का वीडियो आप देखिएगा, पूजा से मैंने पूछा आपने 4th पेपर में क्या पढ़ा? उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। 115 नंबर के आसपास आए थे 4th पेपर में पोल साइंस पढ़ने के कारण, क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल, दे आर मॉरल थिंकर्स। जब विचारक पढ़ते हैं तो हम स्वाभाविक रूप में मॉरल थिंकर्स को पढ़ते हैं। 4th पेपर आप देखिएगा, रॉल्स पूछा गया है, गांधी पूछा गया है, और हमारे थिंकर्स में लिखा गया रॉल्स है, गांधी है, दे आर डिस्क्राइब इन पार्ट ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स में का उल्लेख किया गया है। दूसरा देखेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पार्ट थियोरिटिकल, सेकेंड पार्ट अप्लाइड, वैसे सेकेंड पेपर में, वैसे हमारे यहां सेकेंड पेपर में फर्स्ट पार्ट थ्योरिटिकल है और सेकेंड पार्ट अप्लाइड है। सेकेंड में क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और फर्स्ट में क्या है? जैसे फर्स्ट में देखेंगे थियरी में क्या है? थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर के फर्स्ट पेपर का पार्ट क्या है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सिस्टम थियरी, ये आईआर का फर्स्ट पार्ट है। और उसी सिस्टम थियरी, लिबरलिज्म, रियलिज्म को अप्लाई कर दीजिए, सिक्योरिटी, पावर, लिबरल्स कैसे पावर मानते हैं, पूरा का पूरा। जिन लोगों ने आईआर की थियरी कभी पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कैसे रिपीटेशन सब हो जाता है। यथार्थवादी जो बात कहेंगे फिर वही आ जाएगी, उदारवादी जो बात कहेंगे फिर वही आ जाएगी, सारी बात रिपीट होती है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में खासतौर पर, अब आप बताइए, अगर हमारी भारत की विदेश नीति आगे चल रही है तो हमारी सरकार बदली है या दुनिया बदल गई है? हमारी सरकार बदली है। अच्छा, रीजनल और ग्लोबल कंडीशन एक ही जैसी है या बार बार बदल जाती है? एक ही जैसी है। तो रीजनल ग्लोबल कंडीशन एक ही जैसी होती है। इसे फॉरेन पॉलिसी का उत्तर लिखना हमेशा बड़ा आसान होता है। फॉरेन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हमेशा ज्यादा स्कोरिंग है, बस लिखना आपको ठीक चाहिए, लिखना सीखना है। इन दो, हमारा विषय आसान क्यों हो जाता है? कोई भी नया व्यक्ति, सच मानिए, अगर पीटी और मेंस के बीच में कोई व्यक्ति सोचे कि हम पोल साइंस तैयार कर लेंगे, वो तैयार कर लेगा, क्योंकि उसको ध्यान कहां देना पड़ेगा? इन 2 थ्योरेटिकल सेक्शन पे। उसके बाद तो एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जीएस का पार्ट है, फॉरेन पॉलिसी पूरा का पूरा जीएस है। बस एप्लीकेशन में अच्छे देखना, यहां केवल लिखना सीखना है कि कैसे आप चीजों को लिखेंगे। और फॉरेन पॉलिसी में सच पूछे, एक बार अगर आपने बेसिक आइडिया आपने देख लिया, कुछ भी आ जाए, मामला घूम फिर के वही लिखना पड़ता है। कैसे वही लिखना पड़ेगा? एग्जाम्पल आपको बता दें, अब इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन आएगा तो चाइना का इंपॉर्टेंस उसमें दिखेगा नहीं दिखेगा? अमेरिका का, टेररिज्म का। अच्छा बताइए, जब हम इंडिया जापान के साथ जाएंगे तो भी टेररिज्म आएगा, या अमेरिका, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, सबके साथ टेररिज्म? सबके साथ टेररिज्म। आसान बन गया कि नहीं? अच्छा, इन्वायरमेंट का मुद्दा और डब्ल्यूटीओ का मुद्दा सबके साथ आएगा, एक के साथ आएगा? सबके साथ आएगा। ये हमारे विषय की सरलता है। यहाँ केवल 2 पार्ट में आपको एप्लीकेशन करना है, इसीलिए आप देखेंगे
कई लोगों ने तो ऐसा हुआ कि हमारे पास तो पीटी मेंस के बीच में आए, टेस्ट में लिखकर उन्होंने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया। बस आप लिखना सीख लीजिए एक बार, बहुत ही कम से कम अध्ययन करके आप चीजों को पढ़ लेंगे। बस थ्योरेटिकल सेक्शन पे 2 पे अच्छे से निगाह रखिए। लेकिन हमने फिर बताया यहां स्कोर करना बहुत कठिन होता है, इसलिए यहां के लिए गाइडेंस ज्यादा जरूरी होता है बजाय कि यहां तो आप रट के ठीक कर लेंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जितेंद्र यादव का इस बार पोल साइंस में 171 मार्क्स है, सेकंड पेपर में 171 मार्क्स हैं। उनके प्रीवियस अटेम्प्ट में मार्क्स 120। 120 से 171 बढ़ना कैसे? लिखने के तरीके में फर्क है। वो खुद भी आएंगे, आपको बता भी देंगे, और आप यूट्यूब पे भी दिखिएगा तो जो बात मैं कह रहा हूं आपको दिखेगी। ये जब पहली बार हम जब टेस्ट सीरीज में जब मैं टेस्ट में मार्क्स आपको नहीं देता, तो कई बार जब लोग टेस्ट लिखते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, सर मार्क्स आप देते नहीं। हमने कहा मार्क्स न देने का 2-3 कारण है, उसके 2-3 कारण आपको बता दें। पहला ये है, साइंस कैसे विश्वास करता है। साइंस का मानना क्या है, गलतियों को दूर करेंगे, आप परफेक्ट ही कल्पना करेंगे। व्हाट इज द बिलीफ ऑफ साइंस? साइंस बिलीव इन इंक्रीमेंटल चेंज। एक गलती है हटाइए, दूसरी गलती हटाइए। तो हमारा काम गलतियों के दूर पर होना चाहिए, परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं, पहला। दूसरा, मार्क्स के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आप पे दबाव बढ़ता है, दूसरा कितना मार्क्स, इतना नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट। आप इस पूरे तरीके को अपना लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना आपका काम नहीं है, यूपीएससी काम है। आपका काम एग्जाम में अच्छा करना। जिस दिन आपने ये सोच लिया इतनी रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो न रैंक मिलेगी न सिलेक्शन। आप अपना काम करिए। और तीसरा, मार्क्स देने का फायदा इसलिए नहीं होता, याद रखिए मार्क्स आपको स्केल्ड मिलते हैं, रियल मार्क्स तो मिलते ही नहीं। मैंने आपको बहुत खराब नंबर दे दिया, वहां आपको थोड़ा बढ़ गया, लेकिन आज तक 2-3 समीकरण में मेरे आंकड़े लगातार प्रूव रहे हुए हैं। आप देखेंगे राहुल कॉपी पे, आज ही मेरे पास कॉपी रखी है, मैंने पीछे लिख दिया पहली कॉपी में कि यू आर हैविंग टॉपर्स कैपेबिलिटी, उनके नंबर अपने आप आए। जितेंद्र की कॉपी मैंने कितनी बार कही कि ना आपके नंबर बढ़ जाएंगे, इसमें चिंता कोई बात नहीं है। अदरवाइज कोई आईपीएस बन के हमारे यहाँ पढ़ने आए, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। सामान्यतः तो यहाँ लोग पीटी पास कर जाते हैं, उसके बाद दूसरों गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। तो आप सर क्या बताएंगे, हम इनसे पूछ लो। ये दिखाता है कि आदमी की पर्सनालिटी कैसी है। कोई पुलिस सर्विस में जाके उसके बाद सीखने के तरह सर में किसे पढ़ाना है। और यकीन मानेंगे इंग्लिश मीडियम के जितने लोग टेस्ट सीरीज में होते हैं दे आर वेरी रेगुलर। और हिंदी मीडियम में कई लोग आए, हम कहे टेस्ट सीरीज देख नहीं रहो, माँ बीमार हो गई थी, हमको जाओ बेटा जाओ, पहले माँ की सेवा कर लो, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो तो माँ चिमटे से मारेगी फिर उसके बाद। और वो नहीं बताएगी आजकल चिमटा खत्म हो गया। चिमटा पहले आता, अब आज भी होता है क्या? अच्छा, आज भी तो होता ही है। मतलब इनफैक्ट इसे याद रखिए, यकीन मानिए जो कमिटमेंट के साथ आना, लगातार लगे रहना, वो तो रेयर क्वालिटी होती है। उसके बाद तो रिजल्ट की बात और सब यार नंबर नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने जो कहा कमिटमेंट आप रखिए, नंबर ना आए तो आप बताइए। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब उसके बाद हमें ये बात दोबारा नहीं बताएंगे आपको, केवल हम आपको पढ़ाएंगे। और हमारे काम ही है पढ़ाना दोस्तों, हमारा काम तो आपको पढ़ाना है। हाँ, बस ये थोड़ा फायदा रहेगा कि आप नोट्स पढ़ के आएंगे, लिखाना कम से कम पड़ेगा। लिखाना बहुत टाइम टेकिंग होता है, और लिखाना थोड़ा कम पड़ेगा तो सिलेबस हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जब लिखाना ज्यादा पड़ता है तो सिलेबस खिंचता है। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट। अब आपको कोई सवाल हो तो आप बताइए। आपको कोई बात पूछना है तो आप बताइए मुझे। कितने लोगों का पीटी इस बार अच्छा हुआ, या पीटी दिया ही नहीं था? अच्छा, ज्यादातर लोगों ने पीटी नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। कितने लोगों ने दिया और खराब हो गया? खराब हो गया, तो जिनका खराब हो गया अगली बार अच्छा हो जाएगा, अगली बार अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो लोग पीटी के पहले भी मुझसे जुड़े होंगे, आप अगर मेरी बात याद कर पा रहे हो तो जो बातें मैंने कही थी वो सही निकली या गलत निकली, अब आप देख लीजिए।
तो हमेशा अप्रोच से पढ़िए। और हमने फिर कहा अगर आप एक बार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार बिल्कुल होगा, बस उस कमियों को दूर कर लीजिए, गलत कमी तलाश मत करिए। और हमने फिर कहा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, और अगर आप हमेशा पूरी जिंदगी भर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और 6 महीने में अंग्रेजी लिखने का प्रयास करेंगे, दोस्तों ये बेड़ा गर्क करने का उससे भी अच्छा तरीका है। ऐसा मत करिए, अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास करिए और फिर एग्जाम दीजिए। और दूसरी बात आप लिखिए, इसके लिए क्या पढ़ना है, आप लिखिए पढ़ना क्या है, चारों पेपर के लिए क्या पढ़ना है आपको हम बता दें, चारों पार्ट के लिए। बल्कि आपने देखा होगा जो पॉलिटी वाली मेरी बुक है उसमें यहां तक 39th अमेंडमेंट वाला भी दिया गया है। दिया गया है नहीं दिया गया है, आपने देखा ही नहीं है। पीटी में 39th अमेंडमेंट दिया गया कि नहीं दिया गया है, 142 आर्टिकल दिया गया कि नहीं दिया गया है, अब आप देख लीजिए जो भी काम चीजें हैं वो सब आपके उसमें है। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के लिए और उसमें भी खास तौर पे पॉलिटिकल थियरी के लिए। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं वो केवल नोट्स पढ़ ले, नोट्स प्लस एनसीईआरटी, नोट्स प्लस क्लास 12 की जो पॉलिटिकल थियरी की एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ के आइए, एक बार, दो बार, 3 बार। 12th क्लास की है एनसीईआरटी, दैट इज अ पॉलिटिकल थियरी, उसका टाइटल है पॉलिटिकल थियरी के नाम से एनसीईआरटी। क्लास 11th की है, अच्छा पॉलिटिकल थियरी 11th क्लास की है, और क्लास के नोट्स आप पढ़ लीजिए। हिंदी में इसके अलावा कुछ नहीं भागना है। हाँ कई बार कंफ्यूजन से हो जाता है, जैसे राहुल के वीडियो देखेंगे उसमें राहुल ने कहा ओपी गाबा कि राहुल ने क्लास नहीं किया था, केवल टेस्ट लिखा था। आप क्लास में भी हैं, आप नोट, उसके अलावा आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप इसी नोट्स को अच्छे से कर लीजिए, लिखिए बल्कि उतना। तो प्रोफेशनल तरीका अपनाइए भाई, 150 शब्द में लिखना हमें है। इसलिए आप देखेंगे अभी का जो पैटर्न आया, जब से प्रश्न छोटे छोटे आने लगे तब से आप देखेंगे इंजीनियर की संख्या रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जहां डोमिनेट कर रहे हैं वो जीएस के सेक्शन है, जहां कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, और आप परेशान है मीडियम 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 को लेकर। फैक्ट तो ऐसे नहीं बताते भाई, वो एकदम शार्प है कि हमें 150 शब्द में लिखना है, थोड़ी सी बात पढ़नी है, लिखने के तरीके पढ़े, पॉइंट वाइज पॉइंट, फटाफट फटाफट 4 पॉइंट याद किया लिख दिया। यहां कहानी पूछे सब कहानी याद है, वो थन्ना पढ़ रहे हैं दोस्तों, नहीं चलेगा फिर ये। तो आप ये बात याद रखिए। दूसरा, अब जो इंग्लिश में भी नोट्स आपको मिल गया होगा, क्लास में इंग्लिश का भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इंग्लिश के ज्वाइन किए हैं, क्लास में भी लोग बैठे हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश वालों को भी नोट्स मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला इंग्लिश वालों? अच्छा नहीं मिला तो ऑफिस में आप, ऑफिस में हम भी बैठे, और क्लास के बाद अभी बैठेंगे, क्लास के बाद अभी मेरे पास समय है, कुछ आप लिख के दिखा रहा हूँ सब दिखा दीजिएगा। और खासतौर पर जो मेंस दे रहे हैं वो ज्यादा लिखने पे ध्यान दें। अगर जो लोग इंग्लिश में नोट्स यहां से मिल ही जाएगा, उसके अलावा कोई इंग्लिश में कोई बुक पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हर बुक में हर चीज तो है नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि एक ज्यादा बैलेंस बुक है जहां से ज्यादा चीजें आ जाती हैं, वो है सुशीला रामास्वामी की पॉलिटिकल थ्योरी। अगर क्लास में आप हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी बाय सुशीला रामास्वामी। और जो मान लीजिए इनफैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी बाय सुशीला रामास्वामी, अगर मान लीजिए जो क्लास नहीं करना चाहते, इंग्लिश में अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके साथ एंड्रू हेवुड भी ऊपर देख सकते हैं। अगर इस क्लास के साथ नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखना चाहते हैं सुशीला रामास्वामी ससेशन इंग्लिश में, हिंदी का जो भी नोट्स है उसमें सारी बात इंग्लिश की बेस्ट बुक की चीजें शामिल की गई हैं। तो आप ये बात निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि सच पूछे जो भी हमारा सोर्स होता है वो कोई हिंदी का सोर्स तो है ही नहीं है।
और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मेरे कहे के अनुसार आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बेटर मार्क्स मिलेंगे। कई बार यही लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो क्या सोचते हैं, वो मात्रा पे जाते हैं, कहाँ ज्यादा लिखा गया है, कहाँ ज्यादा मात्रा है। डोंट सर्च फॉर क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है कि कोई प्रोफेसर कॉपी चेक करेगा तो इस विषय में वो रेफरेंस कहां से लेगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं, हमारी चीज पे आप भरोसा रखिए, बार बार पढ़िए, उसको लिख के आइए, मार्क्स आपको मिलेगा। और बिना सोचे समझे फिर इधर उधर दौड़ने लगेंगे, उसमें चांसेस खराब होने के ज्यादा है। ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया, वो भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात है, इसमें फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, आप फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए हिंदी में कोई किताब नहीं, केवल नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। हमेशा सफिशिएंट नहीं करे, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग क्लास में हैं, उसके अलावा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में कोई पॉलिटिकल थिंकर देखना चाहे तो एक किताब में तो कोई थिंकर ग्रामस्की इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, किसी किताब में अच्छी हिंदी के जहां ग्रामस्की लिखा गया हो, हन्ना आरेंट इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर भी एक बेसिक अगर आप देखना चाहें, अगर आप कोई भी इंग्लिश का होगा जिस बार मेंस देना होगा, फिर किताब को भूल ही जाइए। अब जिनको इंग्लिश में भी है, इस बार मेंस देना है, देयर शुड ओनली रिलाई ओवर क्लास एंड नोट्स, उनको लिए किताब नहीं है। जहां अगली बार एग्जाम देंगे तो आप कंसल्ट कर लीजिए ब्रायन एंड नेल्सन। इंग्लिश में किसी को पॉलिटिकल थिंकर्स में देखना हो, ब्रायन एंड नेल्सन। सेकेंड पेपर की बात अगर हम करें, अच्छा फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट, अच्छा अगर आप कहेंगे कि इंडियन थिंकर्स के लिए क्या देखना है, तो इंडियन थिंकर नोट्स देख लीजिए, या अगर आप देखना चाहते इग्नू का बीए का थर्ड ईयर का नोट्स, कुछ इसके अलावा देखना चाहते हैं, इग्नू का बीए का थर्ड ईयर का नोट्स आप देख सकते हैं इंडियन थिंकर्स में। अदरवाइज जो क्लास में है वो हिंदी में नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश में अगर आपको देखना हो जो देख सकते हैं, बीए का थर्ड ईयर का नोट्स, इग्नू के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। सेकेंड पेपर, अच्छा सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट। एक किताब तो जीएस में भी जो आप देखते हो देखना भी चाहिए, यहां भी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत, में कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वो तो आपको जीएस में भी है, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, भूमि सुधार, हरित क्रांति, वो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत। स्वतंत्रता के बाद का भारत आप पढ़ सकते हैं, जीएस के लिए बड़ी उपयोगी है। हाँ, उसके सारे सेक्शन नहीं, जो जो आपके सिलेबस में मिलते हैं केवल उतना ही। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको पॉलिटी वाली किताब तो मिल ही जाती है, पॉलिटी वाली किताब मिल जाती है, और जो नोट्स आपको मिल जाएगा वो सफिशिएंट है। उसके अलावा सेकेंड पार्ट में किसी बुक पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कोई भी एक ऐसी बुक नहीं सारे पार्ट कवर करती है, तो आपको बुक मिल जाएगी और आपको हम लिखने का तरीका बता देंगे, क्योंकि सेकेंड पार्ट थोड़ा सा लिखने में ज्यादा टिपिकल है, तो उसमें रेफरेंसेस आपको बता देंगे, आप लिख लेंगे। इंग्लिश में किसी को देखना हो तो ऑक्सफोर्ड से आती है नीरजा गोपाल जायल की, नीरजा गोपाल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, या कंपेनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दैट इज बाय नीरजा गोपाल। इंग्लिश में देख लेंगे, बाकी हिंदी में तो जैसे हमारी किताब तो है इंडियन पॉलिटी वाली, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके अलावा देखना है
जीएस के लिए भी यहाँ पे काम चल जाएगी। फिर सेकेंड पेपर के लिए नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। सेकेंड पेपर के लिए कई बार लोग इग्नू का नोट्स देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेकेंड पेपर के लिए इग्नू का हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत ही खराब है। आप नोट्स ले लेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप सेकेंड पेपर नोट्स देखिए। इंग्लिश में अगर किसी को पढ़ना हो तो बेलीस एंड स्मिथ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक ही बुक सफिशिएंट है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बाकी हिंदी में नोट्स सब इन्हीं बेहतरीन किताबों से बना हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर फॉरेन पॉलिसी में तो आपके लिए बेस्ट बुक अवेलेबल है जो आपको यहां से मिल जाएगी। तो फॉरेन पॉलिसी में बस, और जो अगर इंग्लिश में कोई देखना चाहे तो डज इंडियन एलिफेंट डांस, फॉरेन पॉलिसी में तो आपको यहां से बुक मिल जाएगी। उस बुक के साथ बस एक काम करना है, बस थोड़े स्कॉलर्स के रेफरेंस एक दो हम दे देंगे और थ्योरेटिकल पार्ट उसमें थोड़ा जोड़ देते हैं, जीएस में नहीं करते। जीएस में फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, यहाँ भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है। यहाँ फॉरेन पॉलिसी में वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द टर्म्स एंड थियरीज ऑफ फर्स्ट पार्ट, और वो हम फॉरेन पॉलिसी में नहीं करते, जीएस में नहीं करते, बाकी विषय में करते। इतना फर्क है, दोनों में एक ही चीज पढ़ना है। तो अगर इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहे तो ऑक्सफोर्ड से आती है डज इंडियन एलिफेंट डांस। ये ऑक्सफोर्ड से, इतनी बुक आपको अरे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हिंदी में भी है, वो तो स्वतः आजादी के बाद भारत, इसका अनुवाद ही बहुत अच्छा है, अनुवाद बहुत अच्छा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक आपको पढ़ने को है। और पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और पहला क्या पढ़ेंगे, उदारवाद। कुछ पूछना है या शुरू करें हम उदारवाद? क्या करें, कल से? अच्छा ठीक है, उदारवाद कल से बता देंगे। आपको जो पूछना हो, हम ऑफिस में रहेंगे, और अभी हमारे पास पूरा 11:30 का टाइम, 11 के बाद खाली है, तो आपको जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस दिखाना है दिखा लीजिएगा।